वेलकम टू सीएविज्डम चैनल। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 ऑफ ऑडिट करने वाले हैं। सो लेट्स गो थ्रू इट। सो चैप्टर नंबर 12 इज ऑल अबाउट ऑडिट ऑफ बैंक्स। ओके, सो हम बैंक्स का ऑडिट करने वाले हैं। ओके, सो हमें मालूम है बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंस रहता है लाइफ में। ओके, बैंक्स के थ्रू हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक्स का बहुत सारा सर्विसेज अवेल करते हैं। ओके, एंड बैंक्स बैंक्स भी हमें बहुत कुछ फैसिलिटीज देता है। ओके, सो सो आपने कभी सोचा बैंक्स कैसे काम कैसे करता है? देखो, बैंक्स का साथ बैंक्स में बहुत सारा पेक्युलरिटीज एसोसिएट होता है, जैसे कि पेक्युलरिटीज सच एज ह्यूज वॉल्यूम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो, ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं कि सौ थाउजेंड ऐसा नहीं होता है, लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन होता है एंड उसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इवन बैंक ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में, बैंक का ब्रांचेस ओवरऑल इंडिया में स्प्रेड हुआ है। ओवरऑल कंट्री में भी कोई कोई बैंक्स का ब्रांचेस स्प्रेड हुआ है। ओके, बैंक्स बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज निकालते रहते हैं एंड इवन दे यूज मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। ओके, एंड देयर इज स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर। बहुत सारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगाया जाता है बैंक्स के ऊपर। ओके, सो हम लोग वन बाय वन देखते हैं ये बैंकिंग फिर इतना स्मूथली वर्कआउट कैसे होता है। ओके, एज एन ऑडिटर हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा? ओके, क्या क्या प्रोसेस होता है इन while conducting an bank audit. Okay, so a number of peculiarities are associated with the banking work. Okay, and one always wonders how are such complex transaction performed. इतना सारा ट्रांजैक्शन कैसे परफॉर्म होता है बैंक में? ओके, बट परफॉर्म कैसे होता है, रेगुलेट कैसे किया जाता है, मॉनिटर कैसे किया जाता है? ओके, सो रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ बैंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स। ओके, क्योंकि इतना सारा ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, इतना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है। सो regulating and monitoring is very important task in any economy because of the strategic importance associated with this sector. Okay, बैंकिंग को क्या बोला जाता है? इकोनॉमी का बैकबोन बोला जाता है। ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन एनी कंट्री। ओके, नाउ बैंक्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स होता है, पेमेंट बैंक्स होता है, डेवलपमेंट बैंक्स होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है। वन बाय वन सीखते हैं। ओके, क्या है ये? सबसे पहले आता है कमर्शियल बैंक। ओके, कमर्शियल बैंक्स क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स बेसिकली जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे, जो भी बैंक्स दिखेगा वो कमर्शियल बैंक्स होता है। ओके, कमर्शियल बैंक्स बेसिकली डिपॉजिट्स लेता है एंड लोन्स एंड एडवांसेस देता है। ओके, नाउ कम्स रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी भी बोला जाता है। ये बेसिकली रूरल एरियाज में बनता है, सिचुएट हुआ रहता है। ओके, इनका मेन मकसद है कि फाइनेंशियल फैसिलिटीज, फाइनेंशियल सपोर्ट रूरल एरियाज में पहुंचाने का। ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली कमर्शियल बैंक ही होता है, बस वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाता है, इसके लिए उसको कोऑपरेटिव बैंक्स बोला जाता है। ओके, पेमेंट बैंक्स अभी नया नया बैंक्स बैंकिंग सिस्टम में ये बैंक आया है, ये वाला टाइप ऑफ बैंक आया है। ये बैंक बेसिकली लोन्स एंड एडवांसेस नहीं दे सकता, बट दूसरा सारा फैसिलिटीज दे सकता है, जैसे कि करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको डेबिट कार्ड इश्यू कर सकते हैं, एटीएम का। ओके, बाकी सारे नॉर्मल जो एक्टिविटीज होते हैं वो सारे एक्टिविटीज इसमें कर सकते हैं, बट यहाँ पर लोन्स या एडवांसेस नहीं दे सकता। ओके, डेवलपमेंट बैंक्स क्या होता है? डेवलपमेंट बैंक्स बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको जब जो भी फाइनेंशियल नीड्स को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए ये बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स को बनाया गया है। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी बिजनेस है, अनऑर्गेनाइज बिजनेसेस है, उनको हेल्प करने, उनका फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाया गया है। ओके,
मेजर फंक्शन ऑफ बैंक्स, बैंक्स का मेजर फंक्शन क्या है, बैंक्स करता क्या है, बेसिक दो ही मेजर फंक्शन है, एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, हर बैंक यही काम करता है। ओके, मेजर काम यही है उनका। Now RBI. RBI is a regulating body. Okay, regulating body which act as a central bank of our country. RBI act as a central bank of our country. RBI is a central bank of India. Okay. आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेवलपमेंट एंड सुपरविजन को चेक करना, सुपरवाइज करना। ओके, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज बनाना विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, फंक्शन क्या है आरबीआई का, फंक्शन क्या है, आरबीआई का फंक्शन है कि वो करेंसी को इश्यू करना, प्लस जो करेंसी को इश्यू करते हैं उसको रेगुलेट करना। ओके, देन इट एक्ट एज अ बैंक टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक कौन है, आरबीआई। ओके, एंड इवन इट एक्ट एज अ बैंक टू द कमर्शियल बैंक ऑल्सो। ओके, नाउ ये था बैंक के बारे में, एक तो नॉर्मल कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ओके, नाउ इसमें ऑडिट का इंपॉर्टेंस क्यों है, ओके, बैंक में ऑडिट का इंपॉर्टेंस क्यों है। सो इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्थी सेफ एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम। जैसे कि हमें मालूम है कि बैंकिंग क्या है, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है। ओके, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा क्या बैंकिंग सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, क्या वो हेल्थी एंड सेफ एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम है कि नहीं। ओके, ये चेक करने के लिए इंडिपेंडेंट ऑडिट इज मस्ट। ओके, इज मस्ट। बैंकिंग ऑपरेशन, बैंक का ऑपरेशन, बैंकिंग का ट्रांजैक्शन मेजरली ब्रांचेस में ही करते हैं। ओके, जो भी अकाउंट जो क्रिएट होता है वो ब्रांच के नाम पर क्रिएट होता है, ना कि बैंक के नाम पर। हर ब्रांचेस के अंदर अकाउंट्स क्रिएट होता है। ओके, सो जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो ब्रांच के नाम पर होता है। सो इसीलिए बैंकिंग का ऑपरेशन मेजरली कंडक्ट होता है इन दी ब्रांचेस। बट सीबीएस आने के बाद, ओके, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम आने के बाद अभी ब्रांचेस को एक बैंक ही बोला जाता है, हर ब्रांचेस का जो भी ट्रांजैक्शन हो दूसरे ब्रांचेस में भी एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, देखो, बैंक इतना इजीली वर्क नहीं कर सकता, उसके ऊपर बहुत सारा रेगुलेशंस एप्लीकेबल होता है। ओके, बहुत सारा रेगुलेशंस एप्लीकेबल होता है, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980। ओके, एसबीआई के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 एप्लीकेबल होता है। एसबीआई का सब्सिडरी बैंक जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है एसबीआई सब्सिडरी एक्ट 1959। रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है आरआरबी एक्ट 1976। इंफॉर्मेशन, देखो आईटी सिस्टम तो अभी हर एक बैंक्स यूज कर रहे हैं। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2002, credit information companies regulation act 2005, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये सारा एप्लीकेबल हो जाता है एक बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, एक बैंक के ऊपर इतना सारा रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है। बट एज अ स्टूडेंट हमें ये हर एक हर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बाहर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी 5 से 6 आपको माइंड में रखना है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट्स टू बी इशूड। देखो, बैंक को रिपोर्ट्स, बहुत सारा रिपोर्ट्स इशू करना पड़ता है। ओके, सबसे पहला रिपोर्ट होता है इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्ट। ओके, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल का रिपोर्ट आपको देना पड़ता है। इसमें बेसिकली आप बताते हो कि जो भी इंटरनल कंट्रोल है वो एडिक्वेट था कि नहीं, एंड उसमें वो जो भी इंटरनल कंट्रोल है वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा था कि नहीं। ओके, एल एफ ए आर जो आरबीआई इशू करता है, वो उसमें फॉर्म्स, उसका मैटर्स आरबीआई बताता है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। उसमें आपको एल एफ ए आर का फुल फॉर्म होता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये आपको देना पड़ता है टू आरबीआई। ओके, रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विथ एसएलआर रिक्वायरमेंट्स। ओके, जो एसएलआर का रिक्वायरमेंट्स है वो उसके ऊपर भी हमें रिपोर्ट देना पड़ता है। एंड इवन जो ट्रेजरी ऑपरेशन है, ट्रेजरी ऑपरेशन मतलब जो
मॉनेटरी रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन का जो अकाउंट है उसको बोलते हैं ट्रेजरी ऑपरेशन। सो ट्रेजरी ऑपरेशन के ऊपर भी जो रिपोर्ट है वो आपको देना पड़ता है। इनकम रिकॉग्निशन, एसेट रिकॉग्निशन, ओके, ये सारा जो रिकॉग्नाइजेशन है, जो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं, उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट बना के आपको सबमिट करना पड़ता है एज अ बैंकर। ओके, रिपोर्ट टू वेदर एनी सीरियस इरेगुलरिटी, कोई इरेगुलरिटी हो रहा है सो उसका भी आपको रिपोर्ट बताना पड़ेगा। ओके, रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ द कंप्लायंसेस बाय द बैंक, जो बैंक के ऊपर जो जो कंप्लायंसेस है वो क्या फुलफिल कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर भी आपको रिपोर्ट बना के सबमिट करना पड़ेगा। ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक्स। ओके, सो अभी ये रिपोर्ट सब तो हो गया, अभी हमें ये चेक करना पड़ेगा अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम काम कैसा करता है बैंक में। ओके, so from the time that consumer had to physically visit and deal with a bank, there is sea change in banking। sea change मतलब drastic change। okay, drastic change in banking as a tech as use of technology। बेसिक मतलब है कि आप पहले बैंक के डोर तक जाते थे। ओके, आपको कुछ काम था तो आप बैंक के पास जाते थे। ओके, बट नाउ आपको घर से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है नहीं, आपका मोबाइल से ही सब कुछ हो जाता है। ओके, इवन एटीएम हर जगह है। ओके, कोई विड्रॉल करना तो आप एटीएम से भी कर सकते हो। सो बैंकिंग सिस्टम बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। सो नाउ बैंकिंग सिस्टम कैसा है, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग। ओके, by letting them access their information data on real time basis and stored in safe and secure environment on the bank server। देखो, ये बोल रहा है कि जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो आपके मोबाइल के थ्रू, ओके, वो रियल टाइम बेसिस में बैंक का सर्वर में अपने आप अपडेट हो जाता है, विच अकाउंट्स देयर सिस्टम। ओके, विच अकाउंट्स द ट्रांजैक्शन। ओके, सो बैंक तीन तरीके के होते हैं। ओके, एक तो होता है नॉन कंप्यूटराइज बैंक, एक होता है पार्शियली कंप्यूटराइज बैंक एंड एक होता है फुली कंप्यूटराइज बैंक। ओके, वन बाय वन सीखते क्या है इन तीनों का मतलब। सबसे पहला आता है नॉन कंप्यूटराइज बैंक। नॉन कंप्यूटराइज बैंक जहाँ मैन्युअली सारा काम किया जाता है, आपको फिजिकली वहाँ उस बैंक पर जाकर आपका काम होता है, उसको बोलते हैं नॉन कंप्यूटराइज बैंक। पार्शियली कंप्यूटराइज बैंक बेसिकली वहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जाता है बट मेजर वर्क मैन्युअली ही किया जाता है वहाँ पर भी। सो पार्शियली कंप्यूटराइज बैंक उसको बोला जाता है। फुली कंप्यूटराइज बैंक वहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो जाता है, कंप्यूटराइज में हो जाता है। ओके, मैनुअल काम बहुत कम होता है यहाँ पर। सो दैट इज फुली कंप्यूटराइज बैंक। ओके, नाउ ऑलमोस्ट हर एक बैंक कंप्यूटराइज हो चुका है आज के डेट में, हमें कंप्यूटराइज बैंक का ही नॉलेज होना चाहिए। ओके, एज एन ऑडिटर। सो in the computerized environment, it is imperative that the auditor is familiar with and satisfied that all norms parameters as per the latest applicable RBI guidelines are incorporated and built into the system। देखो, कंप्यूटराइज बैंक के पास अपना अपना एक सिस्टम होता है, अपना अपना एक ऑपरेशन सिस्टम होता है। हर बैंक के पास एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता ही है। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि फिनाकल, बैंक्स। ओके, सो अपना अपना सॉफ्टवेयर क्या करता है, उन हर बैंक का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कंप्लायंट होता है। जो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताया गया था वो उस सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ रहता है। ओके, जो जो कंप्लायंस है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम होता है, बट स्टिल एज एन ऑडिटर हम उसको एज एन एविडेंस नहीं ले सकते। ओके, ऐसा एविडेंस हम नहीं ले सकते। द ऑडिटर शुड नॉट गो by the assumption that the system generated information is correct and can be relied upon without evidence that demonstrate that the system driven information is based on the required parameter। okay, हमें फिर भी एज एन ऑडिटर, बैंक ऑडिटर, हमें फिर भी चेक करना पड़ेगा इवन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, वो वर्क कैसे कर रहा है, वो उसको मॉनिटर कैसे किया गया है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, नाउ बैंक ऑडिट अप्रोच। ओके, सो हम बैंक का ऑडिट करने वाले हैं, सो उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए। सबसे पहला ऑडिट प्लान बनाना चाहिए। ओके, ऑडिट प्लान में क्या क्या होता है, नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, कि बैंक का नेचर कैसा है। ओके, बैंक में कितना लेवल ऑफ ऑपरेशंस होता है। ओके, एडवर्स फीचर्स। ओके, बैंक में क्या क्या एडवर्स फीचर्स हो सकता है, क्या एज एन ऑडिटर के लिए क्या क्या एडवर्स फीचर्स हो सकता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा।
लेवल ऑफ कंप्लायंस बेस्ड ऑन प्रीवियस रिपोर्ट, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट देख के हमें चेक करना पड़ेगा क्या क्या कंप्लायंस इन बैंक के ऊपर लागू है, एप्लीकेबल है, क्या वो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। ओके, एंड ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन इनएडिक्वेसी और ब्रीच ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड द फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज कैरिड आउट। ओके, ये था सबसे पहला पॉइंट था ऑडिट प्लान को ड्रॉ करना, बनाना। ओके, नाउ कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करना, बैंक का कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है वो चेक करना। ओके, दैट इज सेकंड पॉइंट। सो बैंक का कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर है क्या, ऑथराइजेशन पावर जो है वो सबको प्रॉपरली दिया है कि नहीं, क्या लिमिटेशन हर एक का लिमिटेशन बताया गया है कि नहीं प्रॉपरली, विड्रॉवल लिमिट्स, ओके, ड्रॉइंग लिमिट्स, ओके, ये प्रॉपरली बताया गया है कि नहीं, क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कि नहीं। ओके, एंड अप्रूवल रिपोर्टिंग, ओके, ये सारा चीज़ प्रॉपरली सेट किया है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, इसको बोलता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। ओके, कंट्रोल एनवायरनमेंट को चेक करना पड़ता है ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ओके, अभी कंट्रोल एनवायरनमेंट आप चेक करोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना पड़ेगा टू रिलेटेड टू द कंट्रोल्स। ओके, हु, किसने कंट्रोल लगाया, हु परफॉर्म द कंट्रोल। ओके, एंड डज द अबव पर्सन, जिसने भी वो कंट्रोल लगाया है, क्या वो कॉम्पिटेंट था क्या वो कंट्रोल लगाने का, क्या उसके बाद प्री रिक्विजिट नॉलेज था क्या। ओके, व्हाट, वो कंट्रोल लगाने के बाद हमें क्या एविडेंस मिलेगा, व्हाट एविडेंस वी विल गेट, ओके, फ्रॉम दैट कंट्रोल। व्हेन एंड विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी, मतलब कब कब वो कंट्रोल लगाया था, उसका फ्रीक्वेंसी कैसा था, क्या वो फ्रीक्वेंसी, इज दैट फ्रीक्वेंसी इनफ फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ द रिस्क। ओके, वेयर, वो एविडेंस कहाँ स्टोर किया गया है। ओके, कहाँ, इज दैट एविडेंस एक्सेसिबल टू एन ऑडिटर। ओके, वो भी चेक करना पड़ेगा। वाई इज द कंट्रोल बीइंग परफॉर्म, क्यों वो कंट्रोल लगाया गया था, एट द फर्स्ट प्लेस वो कंट्रोल क्यों लगाया गया था। ओके, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल, उस कंट्रोल से कौन सा रिस्क को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उस कंट्रोल से हमें क्या एरर मालूम पड़ जाता है वो चेक करने पड़ेगा। हाउ हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म, ओके, वो कंट्रोल कैसे परफॉर्म होता है। ओके, व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज, उसमें कौन सा कंट्रोल एक्टिविटीज है, क्या वो कंट्रोल एक्टिविटीज को कोई बाईपास कर सकता है, इफ यस, इफ बाईपास कर सकते हैं तो हम उस बाईपास को हम डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे। ओके, कोई डिविएशन या कोई एक्सेप्शन है, एंड इफ एक्सेप्शन या डिविएशन है तो उसको कब तक हम रिजॉल्व कर पाएंगे, ये सारा क्वेश्चन हमें पूछना पड़ेगा व्हाइल डूइंग द ऑडिट। ओके, थर्ड पॉइंट, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, मतलब बहुत सिंपल पॉइंट है कि एंगेजमेंट टीम के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि बैंकिंग सिस्टम कैसे करता है, बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड कैसे हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम में एरर कहाँ कहाँ हो सकता है, बैंकिंग ओवरऑल, एक ओवरऑल डिस्कशन आपको आपका टीम मेंबर को बताना पड़ेगा, आपके टीम मेंबर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा ऑडिट करने से पहले। देखो, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन में क्या क्या आ सकता है, एरर्स दैट मे बी मोर लाइकली टू अकर, एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, एरर्स जो आइडेंटिफाई हुआ है पिछले साल वो आप बता सकते हो। ओके, अपने टीम मेंबर्स को ऐसा क्या क्या तरीके से फ्रॉड किया जा सकता है, ओके, वो आप बता सकते हो। ओके, ऑडिट रिस्पॉन्सेस, जो जो रिस्क आपको मिला है उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ओके, नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आप आपका टीम मेंबर्स को बोल सकते हो कि क्वेश्चनिंग माइंड के थ्रू ही आपको पूरा ऑडिट करना है। ओके, नीड टू अलर्ट फॉर इंफॉर्मेशन और अदर कंडीशन दैट इंडिकेट्स दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आप बता सकते हो इधर इधर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ओके, आप वो सर्टेन कंडीशंस आप अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके, अभी ये डिस्कशन करने से आपको एडवांटेज, आपको क्या फ़ायदा मिलता है। ओके, लेट्स चेक दैट आउट। ये डिस्कशन करने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है ड्यू टू फ्रॉड। ओके, इट इससे ये भी मालूम पड़ जाएगा आपको किसको कितना काम देना है। ओके, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेजर वर्क आपको एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स के साथ बांटना पड़ेगा। ओके, एंड आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है कि नहीं, कोई स्पेशलिस्ट का ज़रूरत है कि नहीं। ओके, नाउ इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी, बैंक में इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करता है, बैंक में इनकम रिकॉग्नाइज करता है ऑन
record of recovery basis, record of recovery basis, रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी बेसिस में इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ओके, इसका मतलब क्या है? देखो, कोई पर्सन को आपने एज अ बैंक आपने कोई लोन दिया, ओके, एज अ बैंक आपने कोई लोन दिया, वो पर्सन एक्चुअल में वापस दे पाएगा कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड होता है इनकम रिकॉग्निशन। ओके, ना कि वो बोल रहे कि हाँ हाँ मैं दे दूंगा, मैं आपका पैसा लौटा दूँ, ऐसा नहीं। नॉट ऑन सब्जेक्टिव कंसिडरेशन बट ऑन ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो द पॉलिसी ऑफ इनकम रिकॉग्निशन शुड बी ऑब्जेक्टिव and based on record of recovery rather than on any subjective consideration. Okay, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब फॉर बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है वो देखते हैं। ओके, सो एवरी बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पीएनएल। ओके, बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द थर्ड शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, सो थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको बैलेंस शीट एंड पीएनएल बनाना पड़ता है। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म ए बताता है बैलेंस शीट, ओके, एंड फॉर्म बी बताता है पीएनएल। सो आपको फॉर्म ए के हिसाब से बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा एंड फॉर्म बी के हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। ओके, नाउ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो ऑडिट कौन ऑडिट कर सकता है बैंक को? सो जो कंपनी का ऑडिट कर सकता है वो पर्सन इज एलिजिबल टू ऑडिट अ बैंक। ओके, सो कंपनी का जो पर्सन ऑडिट कर पाएगा वो बैंक का भी ऑडिट, बैंक का अकाउंट का ऑडिट कर सकता है। ओके, एलिजिबिलिटी डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर सेम एज कंपनीज। ओके, जो कंपनीज का जो भी एलिजिबिलिटी डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन था ऑडिटर को लेकर, वही सेम बैंकिंग ऑडिटर के ऊपर भी सेम एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को कैसे कौन अपॉइंट करता है? सो ये अलग है, कंपनीज एक्ट से अलग है। सो यहाँ पर नॉर्मल बैंकिंग कंपनी को अपॉइंट करते हैं, नॉर्मल कंपनी के बैंक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर अपॉइंट करता है बैंक ऑडिटर ऑफ द नॉर्मल कंपनीज। ओके, जो बैंकिंग कंपनी है उनको कहा एजीएम में, ओके, एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं बैंक ऑडिटर को। बट वो बैंक समझो नेशनलाइज बैंक है, नेशनलाइज बैंक है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है बैंक ऑडिटर को वहाँ। ओके, इन दोनों केस में आरबीआई का अप्रूवल इज मस्ट, प्री अप्रूवल इज मस्ट। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ऑडिटर कौन डिसाइड करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ऑडिटर डिसाइड करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, कैग डिसाइड करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ऑडिटर कौन बनेगा। ओके, विद द कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरीज का बैंक ऑडिटर कौन बनेगा वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरीज का बैंक ऑडिटर कौन बनेगा। ओके, रीजनल रूरल बैंक्स का बैंक ऑडिटर कौन बनेगा ये डिसाइड करता है उसका कंसर्न पर्सन जो है वो डिसाइड करता है विथ द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नाउ रेम्यूनरेशन सेम होता है जो कंपनीज एक्ट 2000 उसमें जो है वही सेम होता है। बट इफ इट इज अ नेशनलाइज्ड बैंक, इफ इट इज अ नेशनलाइज्ड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप एक बैंक ऑडिटर हो नेशनलाइज्ड बैंक का या आप ऑडिटर हो एसबीआई का, सो आपका रेम्यूनरेशन डिसाइड करता है आरबीआई विद द हेल्प ऑफ द with the consultation of the central government. Okay, powers of auditor same as the companies act. Okay, कंपनीज का जो ऑडिट करने जो ऑडिटर है, कंपनीज का ऑडिटर का पास जो पावर्स होता है वो सेम बैंक का ऑडिटर के पास भी होता है। ओके, ऑडिटर्स रिपोर्ट, देखो नेशनलाइज्ड बैंक के केस में द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना पड़ता है।
उस रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन करना चाहिए। उस रिपोर्ट में हमें मेंशन करना चाहिए कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू था कि नहीं, ओके, क्या उसका पावर्स, उसका ट्रांजैक्शन विद इन द लिमिट हुआ है कि नहीं, ओके, एंड जो रिटर्न्स थे, जो बैंक का जो भी ऑफिसेस है, बैंक का जो भी ब्रांचेस है, क्या उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिला है कि नहीं, क्या उनसे रिटर्न्स मिला है कि नहीं, ओके, वो भी बताना पड़ेगा। एंड एनी अदर मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि बताना चाहिए, वो आपको मेंशन करके आपसे पूछ सकता है एज एन ऑडिटर, ओके। Format of report, okay, format of report. The auditor should ensure that not only information relating to the number of unaudited branches, देखो रिपोर्ट में सिर्फ यही चीजें नहीं, प्लस आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अनऑडिटेड ब्रांचेस कितना था, ओके, अनऑडिटेड ब्रांचेस में कितना डिपॉजिट है, कितना एडवांसेस है, कितना इंटरेस्ट इनकम है जो आपने ऑडिट नहीं किया है, उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन दी ऑडिट रिपोर्ट, ओके। It requires the auditor to also furnish a LFAR. LFAR आपको सबमिट करना पड़ेगा, ओके। नाउ कम्स द LFAR. LFAR है क्या? LFAR इज लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली आरबीआई को इशू करना पड़ता है, ओके, आरबीआई को देना पड़ता है। और एलएफएआर के अंदर का जो मैटर्स, ओके, क्या क्या होना चाहिए एलएफएआर में, ओके, वो डिसाइड करता है बाय आरबीआई, ओके। एलएफआर को आपको सबमिट करना पड़ता है बाय बिफोर 30th जून एवरी ईयर, ओके। नाउ रिपोर्टिंग टू आरबीआई, ओके। So if an accounting professional, whether in the course of internal or external audit or in the process of institutional audit, finds anything suspectable, आपको लग रहा है कहीं कुछ फ्रॉड है, ओके, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा सस्पेक्ट कर रहा है, ओके, सो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये रिपोर्ट करना चाहिए टू द रेगुलेटर, ओके, टू द रेगुलेटर। बट if you fail to do so, then you will be completely liable for it, okay, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगा फिर, ओके। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा एज पर SA 250 जो लॉस एंड रेगुलेशंस है, क्या वो पूरा फुलफिल किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ओके। एंड एज पर SA 240 क्या कोई फ्रॉड कुछ हुआ है, एंड कोई फ्रॉड हुआ है 1 करोड़ के ऊपर तो आपने बताया है कि नहीं सीजी को, ओके। एंड आप ये वाला SA 240 हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ओके, इन फ्रॉड रिलेटेड चैप्टर, ओके। नाउ आप समरी देख सकते हो, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, ओके। आप समरी आप स्क्रीन में चेक कर सकते हो, ओके। ओके, नाउ कंडक्टिंग एन ऑडिट। सो ऑडिट को कैसे कंडक्ट किया जाए, ओके, कैसे प्रोसेस किया जाए, ओके, क्या स्टेप्स होता है ऑडिट करने से पहले। सबसे पहले आता है इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट ऑडिट, ओके। इनिशियल मतलब पहले क्या क्या चेक करना पड़ता है। सबसे पहला, हर एक बैंक, आरबीआई बोलते हैं हर एक बैंक को डिक्लेरेशन देना पड़ता है ऑफ इनडेप्टनेस, ओके। इनडेप्टनेस का मतलब क्या है? इनडेप्टनेस बेसिकली इसमें हमें बताना पड़ता है ऐसे बैंकर हमें बताना पड़ता है कि हमने किन किन से पैसा लिया है, कितना पैसा है, कितना वैल्यू है, और किन को देना बचा है, ओके। तो ये होता है डिक्लेरेशन ऑफ इनडेप्टनेस, ओके। सेकेंड, इंटरनल असाइनमेंट इन बैंक्स बाय स्टैट ऑडिट। देखो, कोई आरबीआई बोलता है कि आप एज एन ऑडिटर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे थे, आप कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे थे, ओके, आप कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे थे या इंटरनल ऑडिट कर रहे थे, सो यू आर आप आपको आप स्टैट ऑडिट नहीं कर सकते, ओके, एज एन ऑडिटर आप स्टैट ऑडिट नहीं कर सकते। The RBI decided that the audit firms should not undertake statutory audit assignment while they are associated with internal assignments in the bank during the same year, like concurrent audits or internal audit of banks conducted monthly during the year. Okay. Now, प्लानिंग, हमें प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग में क्या क्या होना चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल, एज पर SA 220 क्वालिटी कंट्रोल चेक करना चाहिए, ओके। एंड SA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट भी चेक करना चाहिए।
एंड प्लानिंग कैसे डिसाइड होगा, ऐसे एज पर ऐसे 300 डिसाइड हो जाएगा। ओके, कम्युनिकेशन विथ प्रीवियस ऑडिटर। ओके, देखो हम बैंक के पास जाकर ऐसे डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि आई एम मैं आपका ऑडिट करने वाला हूँ। ओके, ऐसा नहीं कर सकते। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस बोलता है कि आपको जो प्रीवियस ऑडिटर है उनसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि मैं आपसे ये बैंक का ऑडिट करने वाला हूँ। ओके, एंड वो फॉर्मली कम्युनिकेट करेंगे। ओके, वो फॉर्मली सेंड करेंगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो बोलेंगे ठीक है चलेगा। ओके, दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद ही आप बैंक का ऑडिटर बन सकते हो। ओके, सो he should get a NOC from the previous auditor through this communication as to know whether he has any objection to such appointment made for any valid reason. Okay. Now, terms of engagement. Okay, बैंक ऑडिटर बनने से पहले हमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को साइन करना पड़ेगा। जो भी टर्म्स बताया गया है उसको चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। सो आपको प्रॉपरली चेक करके एग्री करना पड़ेगा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को एज पर SA 210। ओके, इनिशियल एंगेजमेंट, जो इनिशियल एंगेजमेंट था, जो प्रीवियस ऑडिट था, सो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा क्या उसमें कोई रिस्क था क्या। ओके, तो उसका जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, जो बेसिकली जो क्लोजिंग बैलेंसेस था, क्या उसमें कोई रिस्क प्रिवेल कर रहा था उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा एज पर SA 510। ओके, एज पर ऐसे 510 क्या बोलते हैं, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स रिलेटेड टू द ओपनिंग बैलेंसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा एंड कोई रिस्क था तो हमें एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। ओके, असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क। ओके, एंगेजमेंट रिलेटेड कोई रिस्क है क्या, उसको हमें एसेस करना पड़ेगा। इवन एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, एंड एंगेजमेंट टीम को बनाना पड़ेगा। ओके, क्या हमें चेक करना पड़ेगा कोई स्पेशलिस्ट का नीड है क्या, कोई एक्सपर्ट का नीड है क्या। ओके, हमें पहला ऑडिट, पहले बैंक को चेक करके एक एंगेजमेंट टीम को भी बनाना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट। सो बैंक का एनवायरमेंट कैसा है, बैंक काम कैसे करता है, वो चेक करना पड़ेगा। क्यों करते ये, ताकि हमें रिस्क एसेस करे। ओके, हमें रिस्क मालूम पड़े कि उस बैंकिंग में कितना रिस्क हो सकता है। सो एज पर SA 315 we have to identify and assess the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. Okay, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज पर SA 315 हमें रिस्क को एसेस करना पड़ेगा। ओके, उसको रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। ओके, एंड बैंक का एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड क्यों करते, टू आइडेंटिफाई एंड एसेस द रिस्क। ओके, एंड टू डेवलप एन ऑडिट प्लान। ओके, ऑडिट प्लान। ओके, so as to determine the operating effectiveness of the controls and to address the specific risk. उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा अकाउंटिंग प्रोसेस कैसा होता है, बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस कैसा वर्क करता है। ओके, एंड अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को भी जानना पड़ेगा। ओके, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को कैसे जानेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या गवर्नेंस कंट्रोल्स को बार बार चेक कर रहा है कि नहीं, क्या गवर्नेंस एक्टिव है कि नहीं, क्या गवर्नेंस इन्वॉल्व रहता है कि नहीं। ओके, ये चेक करना पड़ेगा। रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है, रिस्क को कैसे मॉनिटर किया जाता है, क्या उस रिस्क के ऊपर जो जो कंट्रोल एक्टिविटीज है उसको चेक करना पड़ेगा। उस कंट्रोल एक्टिविटीज को मॉनिटर कौन करते हैं वो भी चेक करना पड़ेगा। ओके, एंड इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, ओके, क्या वो रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, देन कम्स एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। ओके, टीम के साथ डिस्कस करना पड़ेगा आपको, हर मेंबर्स को आपको बताना पड़ेगा उनका रोल्स रेगुलेशन रोल्स क्या होगा, उनका वर्क क्या होगा। ओके, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा। ओके, एंड देन आपको एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी भी बनाना पड़ेगा, बेसिकली प्लानिंग ऐसे 300 के अंदर। ओके, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके,
एंड देन आपको ऑडिट प्लान को डेवलप करना पड़ेगा एज पर एस 300 डेवलप, मतलब चेंजेस अकॉर्डिंग टू नया नया इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस भी करना पड़ेगा। ओके, एंड देन आपको हमेशा एक ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम लेकर चलना पड़ेगा। ओके, उसमें क्या क्या बताता है ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम में, आपको बताना पड़ेगा स्कोप एंड एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट। ओके, ऑडिट में क्या क्या काम होने वाला है, ऑडिट कितना देर चलने वाला है, ऑडिट कैसे चलने वाला है, वो उसमें बताना चाहिए। उसमें सिग्निफिकेंट इश्यूज या सिग्निफिकेंट रिस्क जो होगा वो मेंशन किया होना चाहिए। ओके, एंड ऑडिट एंगेजमेंट के थ्रू जो जो एविडेंस मिला वो भी आपको वहाँ पर बता देना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको मटेरियलिटी लेवल को डिफाइन करना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द बैंक्स। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल जजमेंट की मटेरियलिटी लेवल कितना होगा। ओके, गोइंग कंसर्न को चेक करना चाहिए कि कोई ऐसा कोई सिचुएशन है या ऐसा कोई अनसर्टेनिटी है कि नहीं, जो ऐसा कोई अनसर्टेनिटी है जो प्रिवेल कर रहा है, जो क्वेश्चन करेगा गोइंग कंसर्न को। ओके, ऐसा कोई रहेगा तो आपको बताना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। ओके, एंड एसेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, आपको फ्रॉड रिलेटेड या इवन मनी लॉन्ड्रिंग कुछ रहेगा तो आपको उसका रिस्क रिस्क कितना होगा उसको एसेस करना चाहिए एज पर एस ए 240 जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। ओके, स्पेसिफिक रिस्क रहेगा तो आपको एसेस करना चाहिए, एंड ऐसा कोई रिस्क जो परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब ऐसा कोई रिस्क जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है। ओके, उसको मेंशन है, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। ओके, उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओके, रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज। देखो, बैंक बैंक मेजर काम तो अपना इन हाउस ही करते हैं, बट ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होता है जो वो लोग आउटसोर्स भी किया कर देते हैं। सो जब आउटसोर्स करते हैं, क्या उसके आउटसोर्स करते ही कोई रिस्क हो सकता है, आउटसोर्सिंग रिलेटेड कोई रिस्क आ सकता है, तो वो भी हमें एज एन ऑडिटर हमें चेक करना पड़ेगा, एंड उसका उस रिस्क का इम्पैक्ट कितना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सेस टू एसेस रिस्क, जो जो एसेस किया है, जो जो रिस्क मिला है, उस रिस्क को हम रिस्पॉन्ड कैसे करें, एज एन ऑडिटर हम रिस्पॉन्ड कैसे करें एज पर एस ए 330 हमें देखना पड़ेगा। ओके, क्या बैंक बेसल 3 फ्रेमवर्क को अप्लाई किया है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। ओके, एंड लास्ट, रिलायंस ऑन और रिव्यू ऑन अदर रिपोर्ट्स। हम देखो, जब हमें जो रिपोर्ट्स मिलता है उसमें क्या कोई एडवर्स कमेंट्स है क्या, कोई एडवांसेस के ऊपर। देखो, बैंक का मेजर असेट क्या है, बैंक का मेजर असेट है लोन्स एंड एडवांसेस। उनका काम क्या है, वो टर्म डिपॉजिट्स लेता है पब्लिक से, नॉर्मल पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं एंड दूसरों को लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं। ओके, सो जब लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं, क्या उस वो लोन या एडवांसेस क्या वो जो पिछले साल था, ओके, पिछले साल में कोई नेगेटिव या एडवर्स कमेंट पड़ा है कि ये भरने नहीं वाला है, ओके, ये डिफॉल्ट कर रहा है, ओके, कोई लोन है जो बहुत रिस्क है। ओके, सो ये हमें चेक करना पड़ेगा। ये कहाँ चेक कर सकते हैं एज एन ऑडिटर, हम कहाँ चेक कर सकते हैं, ये हम चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स ऑडिट रिपोर्ट्स में। ओके, लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हो जो बैंक ऑफिशियल्स निकालता है। आरबीआई का लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी आप चेक कर सकते हो। कंकरेंट या इंटरनल ऑडिट हुआ रहेगा तो उसका रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो। रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, ओके, एंड एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट स्पेशली रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट्स। मैनेजर्स चार्ज हैंडलिंग ओवर रिपोर्ट, भी आप चेक कर सकते हो। इफ इंक्यूबेंट इज चेंज मतलब जो गवर्नेंस है, जो मैनेजमेंट वो चेंज हुआ रहेगा तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, द अबव रिपोर्ट शुड बी रिव्यूड इन डिटेल। ये सारा जो रिपोर्ट्स अभी बताया गया है वो आपको माइन्यूट डिटेल्स में चेक करना पड़ेगा। ओके, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मालूम पड़ेगा। ओके, आप कोई सब्सटैंडिव प्रोसीजर कर रहे हो। ओके, सो लार्ज वॉल्यूम्स, लार्ज एडवांसेस है, लार्ज बड़ा बड़ा जो लोन्स है उसको तो आपको प्रॉपरली चेक करना ही है, बट जो दूसरा सारा जो एडवांसेस है, जो मॉडरेट है या जो स्मॉल एडवांसेस रहेगा, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप हर एक लोन या एडवांसेस को
बैठ के चेक तो नहीं कर सकते ना, सो आप वहाँ पर सैम्पलिंग प्रोसेस लगा सकते हो। ओके, नाउ कम्स एडवांसेस। ओके, एडवांसेस क्या है? एडवांसेस देखो, आप डिपॉजिट लेते हो, ओके, एज अ बैंकर आप डिपॉजिट लेते हो एंड लोन्स एंड एडवांस देते हो, ओके, उसको बोला जाता है सिंपल वे में एडवांसेस। ओके, सो एडवांस क्या है बैंक के लिए? एडवांस एडवांस बन जाता है असेट। ओके, आप लोन दे रहे हो, ओके, वो पैसा वापस तो मिलेगा ना, सो इट बिकम्स एन मेजर असेट फॉर द बैंक। ओके, सो lending constitute a major activity of a bank besides the investment function. The core business of banks is accepting deposit and onward lending. Okay, advances are amount of money or credit given as a loan from a bank to another party with an agreement that the money will be repaid. बेसिकली एक छोटा सा एग्रीमेंट होता है कि मैं आपका पैसा दे दूंगा इतना इतना देर इतना दिन के लिए, आप वापस वो पैसा रिपे कर दो विथ सम इंटरेस्ट। ओके, इसी को एडवांस बोला जाता है। सो देखो, सबसे बड़ा असेट एडवांस बन जाता है। ओके, क्योंकि मेजर फंक्शन मेन काम तो बैंक यही करता है, एडवांस देता है। सो उसमें से जो इनकम मिलता है बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट, सो वो इनकम क्या बन जाता है? आपका मेजर इनकम बन जाता है। ओके, so advances generally constitute the largest item on the asset side of the balance sheet of a bank and are major source of its income. Okay, दो तरीके के एडवांसेस होते हैं। ओके, एक होता है फंडेड लोन्स एंड द अदर वन इज नॉन फंडेड फैसिलिटीज। अभी फंडेड लोन्स क्या होता है? फंडेड लोन्स में बैंक का पैसा जाता है। ओके, बैंक का पैसा आउटफ्लो होता है, उसको बोला जाता है, एक्चुअल में आउटफ्लो होता है। ओके, इन फंडेड लोन्स। ओके, सो एग्जाम्पल जैसे कि टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, बिल डिस्काउंटेड, वन बाय वन सीखेंगे। ओके, बिल डिस्काउंटेड, परचेस पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन, ये कुछ एग्जांपल्स था फंडेड लोन का। ओके, यहाँ पर एक्चुअल में आपका फंड्स ट्रांसफर कर देते हैं टू द बोरोवर और टू द क्लाइंट। ओके, नाउ नॉन फंडेड फैसिलिटीज। नॉन फंडेड फैसिलिटीज में यहाँ पर फंड ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पर एक कंडीशन दिया जाता है, यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट होता है कि ये सिचुएशन होगा तो ही फंड मिलेगा, तो ही आपको फंड ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं नॉन फंडेड फैसिलिटीज। ओके, non-funded facilities are those which do not involve such transfer. Examples of non-funded loans are LOC, letter of credit, और bank guarantees. Okay, so बैंक गारंटीज में जैसे कि गारंटी देते, बैंक गारंटी दे देते हैं थर्ड पार्टी के लिए। ओके, सो इसका ये मतलब नहीं कि बैंक डायरेक्टली पैसा देते, नहीं। इफ दैट थर्ड पार्टी मतलब जो क्लाइंट है आपका, वो फेल करेगा फेल करेगा पे करने, तभी जाके फंड ट्रांसफर किया जाता है। सो इसके लिए नॉन फंडेड फैसिलिटी बोला जाता है इसको। एडवांसेस जैसे कि टर्म लोन। टर्म लोन मतलब एक पर्टिकुलर ईयर के लिए लोन देना, उसको बोलते हैं टर्म लोन, सिंपल। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट मतलब जो आपको क्रेडिट कार्ड है उसका उसको ही बोला जाता है कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट मतलब आपका करंट अकाउंट है, उसमें आप एक्सेसिव विड्रॉ कर पा रहे हो, दैट इज ओवरड्राफ्ट। डिमांड लोन, लोन ऑन डिमांड, उसको बोलते हैं डिमांड लोन, आपको जब जरूरत पड़े लोन लेना, सो दैट इज डिमांड लोन। बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस, आपको ये ऑलरेडी आपने ये ऑलरेडी सीखा गया है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ बिल डिस्काउंटेड क्या होता है। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस मतलब देखो, आपके पास लेट अज्यूम एक डेटर था, एक डेटर था 100 रुपीज़ का। ओके, उनसे 100 रुपीज़ लेना बचा था, आपको इमरजेंसी के लिए आपको वो पैसा चाहिए। ओके, बट वो अभी दे नहीं रहा है। ओके, सो आप क्या करोगे? आप बैंक के पास जाओगे, आप बैंक के पास जाओगे, बोलोगे ये डेटर आपके नाम पे देता हो, ओके, प्लीज़ मुझे तुरंत मनी का रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ दे दो। सो बैंक क्या करेगा? बैंक 80 रुपीज़ तुरंत दे देगा। ओके, बैंक तुरंत 80 रुपीज़ दे देगा एंड डिस्काउंट करेगा। देखो 100 रुपीज़ था, बट बैंक डिस्काउंटेड करेगा, डिस्काउंट करेगा वो बिल को, 80 रुपीज़ कर देगा एंड उसको दे देगा, एंड जो 20 रुपीज़ है वो बैंक उसके पास अपने पास रख देगा। ओके, सो इसको ये बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज। ओके, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, ओके, एंड इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन, स्टाफ लोन को देते वक्त। ओके, तो ये कुछ एडवांसेस, ये कुछ टाइप ऑफ एडवांसेस, टाइप ऑफ लोन्स भी बोल सकते हैं आप। ओके,
ये कुछ एडवांसेस है जो बैंक फैसिलिटेट करते हैं। ओके, एडवांसेस क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप में, सेक्टर वाइज, सिक्योरिटी वाइज, प्रूडेंशियल नॉर्म। ओके, सबसे पहला आता है सेक्टर वाइज। ओके, सेक्टर वाइज प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी। ओके, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाइज मतलब कौन सा सिक्योर्ड है, कौन कौन अनसिक्योर्ड है। ओके, एंड प्रूडेंशियल नॉर्म मीन्स स्टैंडर्ड एंड एनपीए। ओके, चेक डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो क्या है, सबसे पहला आता है सेक्टर वाइज। ओके, सेक्टर बेसिस में, ओके, सेक्टर बेसिस में किस किस इंडस्ट्री को ज्यादा प्रायोरिटी देना, उसको बोलते हैं सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। ओके, या ज्यादा कुछ बताया गया नहीं है। ओके, इंस्टीट्यूट ने कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर होता है, एमएसएमई होता है, एजुकेशन होता है, हाउसिंग होता है। ओके, नाउ कम्स सिक्योरिटी वाइज। सिक्योरिटी वाइज क्लासिफाई किया जाता है। ओके, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, बेसिकली जो एडवांसेस दिया जाता है उसके अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी मिला है कि नहीं, उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। एंड इफ पार्शियल सिक्योरिटी मिला या सिक्योरिटी मिला ही नहीं, उसको बोला जाएगा अनसिक्योर्ड एडवांसेस। ओके, सिक्योरिटी में भी दो तरीके के होते हैं, वन इज प्राइमरी सिक्योरिटी एंड अदर वन इज कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी बेसिकली जब जो भी सिक्योरिटी आप रखते हो बैंक के साथ, उस सिक्योरिटी के बिहाफ में आपको क्रेडिट मिलता है। ओके, उस सिक्योरिटी के बिहाफ में आपको एडवांस मिलता है, उसको बोला जाता है प्राइमरी सिक्योरिटी। उस प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा और कोई सिक्योरिटी रख रहे हो, एडिशनल सिक्योरिटी कोई रख रहे हो, उसको बोला जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे कि आप पर्सनल सिक्योरिटी रख सकते हो, कि आप कोई गारंटर रख सकते हो, आप गुड स्टॉक डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल रख सकते हो, गोल्ड ऑर्नामेंट्स रख सकते हो, बुलियन रख सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकते हो, प्लांटेशंस रख सकते हो, मशीन्स एंड ऑल, थर्ड पार्टी गारंटी दे सकते हो, बैंकर्स जनरल लीन रख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी दे सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी मतलब स्टॉक्स दे सकते हो, डिबेंचर्स दे सकते हो, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी रख सकते हो। ओके, एज अ सिक्योरिटी चार्ज। ओके, अभी ये सिक्योरिटी का चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, बहुत टाइप्स होते हैं। मॉर्गेज कर सकते हो आप। ओके, प्लेज कर सकते हो, हाइपोथिकेशन कर सकते हो, एंड दो तीन है। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला आता है मॉर्गेज। ओके, मॉर्गेज बेसिकली एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को किया जाता है मॉर्गेज। ओके, मॉर्गेज में क्या होता है, मॉर्गेज दो तरीके के होते हैं, एक तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है एंड द अदर वन इज इक्विटेबल मॉर्गेज। ओके, रजिस्टर्ड मॉर्गेज में बेसिकली एक मॉर्गेज डीड बनाया जाता है, एक मॉर्गेज डीड बनाया जाता है, जैसे कि आप पार्टनरशिप करते हो, पार्टनरशिप डीड बनता है, वैसे सिंपल मॉर्गेज डीड में आपको आप एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, वहाँ पर लिखा जाता है कि ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया गया है विद द बैंक। ओके, मॉर्गेज किया गया है विद द बैंक फॉर दिस रीजन। ओके, एक सिंपल डीड बनता है यहाँ पर। ओके, एंड उसको रजिस्टर किया जाता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है रजिस्टर्ड मॉर्गेज। ओके, इक्विटेबल मॉर्गेज बेसिकली जो टाइटल डेट है वो शेयर करते हैं विद द बैंक। ओके, सो दोनों ओनरशिप लेवल में आ जाता है एंड इसको बोला जाता है इक्विटेबल मॉर्गेज। ओके, प्लेज, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन मूवेबल प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज या हाइपोथिकेट कर सकते हैं। ओके, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन का बीच का डिफरेंस क्या है एंड प्लेज एंड हाइपोथिकेशन होता क्या है। प्लेज में बेसिकली जो पोजीशन है वो बैंक के पास आ जाता है। ओके, बैंक के पास जो जो भी प्लेज करो, आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स को प्लेज करो तो बैंक अपने पास रख देंगे। ओके, उसको बोलते हैं प्लेज करना। ओके, a pledge thus involves bailment or delivery of goods by the borrower to the lending bank with the intention of creating a charge thereon as security for the advance. Okay, नाउ हाइपोथिकेशन क्या है, हाइपोथिकेशन बेसिकली हाइपोथिकेशन भी मूवेबल प्रॉपर्टी को ही किया जाता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें ना ही पोजीशन जाता है ना ही ओनरशिप जाता है। ओके, एग्जाम्पल से बताता हूँ, स्टॉक, आप स्टॉक को हाइपोथिकेट कर सकते हो। ओके, आप आपका स्टॉक के वैल्यू के ऊपर आप क्रेडिट वर्थिनेस
क्रेडिट ले सकते हो। कोई लोन या कुछ लेना तो या ओवरड्राफ्ट करना तो आप ओवरड्राफ्ट लिमिट को बढ़ाना तो आप कर सकते हो, स्टॉक डेटर इन सब के ऊपर। ओके, सो यहाँ पर स्टॉक तो आपका ही है ना, एज अ बिजनेसमैन स्टॉक तो आपका ही है। स्टॉक को आप बेच भी सकते हो। ओके, सो इसको बोला जाता है हाइपोथिकेशन। ओके, इसमें बस एक चीज होता है, दैट इज बैंक बन जाता है, एक्ट एज एन एजेंट और ट्रस्टी। ओके, बस। दी बोरोवर पीरियड, देखो अभी बैंक को तो मालूम नहीं कि स्टॉक कितना है उनके पास। ओके, स्टॉक वो बेच भी सकते हैं ना, ओनरशिप और पोजीशन उनके पास है। ओके, सो स्टॉक बेच भी सकते हैं। सो बैंक क्या बोलता है, बैंक बोलता है कि आप हर पीरियोडिकली, मंथली वाइज या क्वार्टरली वाइज या ईयरली आप मुझे स्टॉक स्टेटमेंट दे दो, डेटर्स का लिस्ट बता दो, डेटर्स का वैल्यू बता दो। ओके, उसके हिसाब से ही मैं आपको क्रेडिट वर्थिनेस बता दूंगा। ओके, so the borrower periodically submits statements regarding quantity and value of hypothecated assets like stock debtors to the lending borrower, on the basis of which drawing power of the bank of the borrower is fixed. Okay. नाउ कम्स असाइनमेंट। असाइनमेंट नाम से मालूम पड़ गया रहेगा कि कुछ चीज़ें असाइन करना। जो लेट अज्यूम, ये भी एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। देखो कोई बिजनेसमैन है, उसके पास डेटर है, तो क्या वो बोलेगा कि ये डेटर के अगेंस्ट, ये डेटर को सिक्योरिटी रखो एंड इसके अगेंस्ट मुझे कोई लोन या कुछ एडवांसेस दे दो। ओके, तो ये डेटर का टाइटल दिया जाता है बैंक को, असाइन किया जाता है डेटर का टाइटल बैंक को। ओके, सो assignment represent a transfer of an existing or future debt मतलब debtor, right or property belonging to a person in favor of another person, in favor of another person मतलब in this case banker. Okay, such as book debts and life insurance। देखो बैंक्स क्या क्या एक्सेप्ट करता है, बैंक दो चीज एक्सेप्ट करता है इन द वे ऑफ असाइनमेंट। एक तो बुक डेट्स मतलब डेटर को एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज रहेगा तो वो भी एक्सेप्ट करेगा एंड उसके अगेंस्ट आपको लोन्स एडवांसेस दे देंगे। ओके, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर एक्सेप्टेड बाय बैंक्स एज सिक्योरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट। ओके, सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ क्या है, देखो आपने कोई सिक्योरिटी दिया नहीं, सिक्योरिटी चार्ज नहीं दिया, सो बैंक के पास एक स्टैट्यूटरी राइट आ जाता है। बैंक के पास कोई एक स्टैट्यूटरी राइट आ जाता है कि लेट अज्यूम आपका एक लोन था। ओके, एंड आपका एक फिक्स डिपॉजिट भी था। सो बैंक के पास एक राइट आ जाता है कि ये लोन के अगेंस्ट ये जो डिपॉजिट है उसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, इसको बोला जाता है सेट ऑफ। ओके, सेट ऑफ सेम नाम पे होना चाहिए, सेम बोरोवर मतलब जो इंसान है, जो बोरोवर उसका नाम सेम होना चाहिए। ओके, एंड ब्रांचेस अलग अलग हो, ब्रांचेस अलग मतलब एक ब्रांच में उसने लोन लिया है एंड एक ब्रांच के पास उसका एफडी है या आरडी है। ओके, सो उस सिचुएशन में भी यहाँ पर वो सेट ऑफ हो सकता है क्योंकि ये बैंक का स्टैट्यूटरी राइट होता है। ओके, लीन क्या है, लीन इज क्रिएशन ऑफ अ लीगल चार्ज विद कंसेंट ऑफ द ओनर which gives lender a legal right to seize and dispose or liquidate the assets under lien। बेसिकली बोरोवर बोलते हैं ये असेट है, ये आप ले लो, इसके अगेंस्ट मुझे कुछ एडवांसेस या लोन्स दे दो, बट ये असेट आप, इफ आई एम नॉट रिपेइंग द अमाउंट, ओके मैं रिपे नहीं कर पाऊंगा, सो आप चाहे तो आप डिस्पोज सेल कर सकते हो, इसको सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो। ओके, इसी को बोला जाता है लीन। लीन इज अ क्रिएशन ऑफ लीगल चार्ज विद कंसेंट ऑफ द ओनर, जो ओनर है उसका कंसेंट लेकर, which gives lender a legal right to seize and dispose or liquidate the asset under lien। okay, सो अभी हम लोग देखेंगे प्रूडेंशियल नॉर्म में क्लासिफिकेशन कैसा होता है एडवांसेस का। ओके, सो प्रूडेंशियल नॉर्म में दो तरीके के होते हैं, एक है स्टैंडर्ड लोन्स एंड एक है एनपीए लोन्स। ओके, स्टैंडर्ड लोन्स में भी दो तरीके के होते हैं, एक है स्टैंडर्ड रेगुलर एंड एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड रेगुलर क्या है। सो स्टैंडर्ड रेगुलर में जहाँ पर आपका इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल
ड्यू डेट के अंदर ही लौटा देते हैं, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रेगुलर। ओके, ऐसे में क्या होता है, जब ड्यू डेट से डिले हो जाते हैं, कोई बोरोवर आके देता नहीं है ड्यू डेट के अंदर टाइम में, ओके, सो उसको बोला जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। ओके, ऐसे में 0 होता है, ऐसे में 1 होता है, ऐसे में 2 होता है। ऐसे में 0 क्या है, ऐसे में 0 जहां पर स्ट्रेस सिग्नल्स दिखता है, जहां बोरोवर टाइमली पे नहीं कर पाता, उसको बोला जाता है SMA 0। जहां 0 to 30 डेज होता है, उसको बोला जाता है SMA 0। 31 to 60 डेज तक हो जाता है डिले, तो उसको बोला जाता है SMA 1। एंड 61 डेज से 90 डेज तक SMA 2 बोला जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। ओके, अभी जैसे ही 90 डेज क्रॉस करेगा, जैसे ही 90 डेज क्रॉस करेगा, 90 डेज के अंदर नहीं दिया, ओके, ड्यू डेट हो गया, ड्यू डेट के बाद 90 डे हो गया, 90 डे तक भी नहीं दिया, सो जो एडवांस है, बेसिकली बैंक के लिए एडवांस क्या होता है, असेट, सो वो असेट क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाएगा। ओके, सो एनपीए लोन्स भी क्लासिफाई, 3 और तरीके में क्लासिफाई क्या है, एक है सबस्टैंडर्ड, एक है डाउटफुल एंड एक है लॉस। ओके, सो सबस्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, जिसको 90 डेज के बाद 1 साल तक नहीं मिला या 1 साल का कैटेगरी के अंदर आता है, उसको बोला जाता है सबस्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड जो ड्यू डेट के अंदर मिल जाता है, ड्यू डेट के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। सबस्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, जो 90 डेज हो गया फिर भी नहीं दिया, फिर 90 डेज से 1 साल के अंदर जो भी एडवांसेस रहते हैं, उसको बोला जाता है सबस्टैंडर्ड एडवांस। ओके, फिर आता है डाउटफुल। डाउटफुल मतलब जो डाउटफुल है कि 1 साल तक देगा या 3 साल तक दे देगा, ऐसा डाउटफुल हो रहा है, वो डाउटफुल कैटेगरी में जाते हैं। सो डाउटफुल में भी 3 प्रकार के होते हैं, D1, D2 एंड D3। D1 बेसिकली अप टू 1 ईयर, D2 बेसिकली 1 to 3 ईयर एंड D3 विल बी मोर देन 3 ईयर्स। ओके, एंड जब ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये असेट, ये एडवांस वापस नहीं मिलने वाला, ये लोन वापस हमें नहीं मिलने वाला, ऐसा लग रहा है, सो उसको लॉस असेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। ओके, सो नॉन परफॉर्मिंग असेट का डेफिनेशन क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट मींस एन असेट बिकम्स एनपीए व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। ओके, सो A NPA is a loan or advance where interest and or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of term loan। टर्म लोन रहेगा तो 90 डेज से ज़्यादा हो गया ड्यू डेट से, तो उसको एनपीए घोषित कर देना चाहिए। ओके, वेर एज ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट होगा तो आउट ऑफ ऑर्डर चला गया, आउट ऑफ ऑर्डर चला गया, आउट ऑफ ऑर्डर चला गया, तो उसको एनपीए घोषित करना पड़ेगा। ओके, एंड लास्ट द बिल्स रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। बिल्स फॉर डिस्काउंटिंग किया था, वो भी 90 डेज के लिए ओवरड्यू है, तो उसको भी हमें एनपीए डिक्लेयर कर देना चाहिए। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट जो टर्म लोन के लिए था, टर्म लोन के लिए जैसे ही आपका ड्यू डेट आता है, ड्यू डेट से 90 डेज के अंदर आपको प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं मिलता, सो उसको एनपीए डिक्लेयर कर देना चाहिए। सेकेंड, आपका ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के टाइम जब ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है, तब उसको एनपीए बोल देना चाहिए। सो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, ओके सब, लेट्स चेक दैट आउट। So, out of order basically the outstanding balance remains continuously in excess of the sanction limit or drawing power। जो ड्रॉइंग पावर है, जो विड्रॉ करने का पावर है या सैंक्शन लिमिट जितना बताया गया, उससे ज़्यादा हम लोगों ने बैलेंस लिया है, ओके, सो उसको आउट ऑफ ऑर्डर बोला जाएगा। ओके, इफ वो अंदर ही है, लिमिट के अंदर ही है, ओके, सैंक्शन लिमिट के अंदर ही है, बट वो 90 डेज के अंदर हम लोग कुछ क्रेडिट नहीं कर, वापस दे नहीं रहे, ऐसा बोरोवर हम वापस क्रेडिट नहीं कर रहे कुछ, ओके, सो उसको भी आउट ऑफ ऑर्डर बोला जाएगा। हम क्रेडिट कर रहे हैं, हम क्रेडिट कर रहे हैं, बट वो इतना अमाउंट नहीं है जो इंटरेस्ट को भी कवर करे, ओके, वो इतना अमाउंट भी नहीं है जो इंटरेस्ट को भी कवर करे, सो थर्ड सिचुएशन में भी उसको आउट ऑफ ऑर्डर बोला जाएगा। ओके, एंड जैसे ही आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, उसको उस कैश क्रेडिट या उस ओवरड्राफ्ट को एनपीए डिक्लेयर कर देना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ओके, ना ओवरड्यू का मतलब क्या है, ओवरड्यू मतलब
जैसे ड्यू डेट से डिले हो जाता है उसको ओवरड्यू सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है. ओके, एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक. ओके, नाउ फिर से चेक करते हैं एनपीए का हम लोगों ने सारा कवर किया कि नहीं. सो एनपीए इज अ लोन और एन एडवांस वेयर इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन. ओके, द सेकेंड, द अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर. आउट ऑफ ऑर्डर का 3 सिचुएशन था. ओके, आउट ऑफ ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट. ओके, and last one, the bills remain overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted. Okay, so इन 3 सिचुएशन में सारा असेट्स एनपीए डिक्लेयर कर देना चाहिए. ओके, नाउ प्रोविजंस. ओके, कौन सा कैटेगरी के अगेंस्ट कितना प्रोविजन हमें रखना चाहिए. ओके, सो सब स्टैंडर्ड असेट क्या होता है, जो एनपीए बन चुका है उसको बोला जाता है सब स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड असेट क्या है, स्टैंडर्ड रेगुलर असेट क्या है, स्टैंडर्ड असेट क्या है, जो रेगुलरली टाइमली हमको पैसा दे रहे हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड असेट. एंड सब स्टैंडर्ड मतलब जो 90 days हो गए उसके बाद भी नहीं दे रहे उसको बोला जाता है सब स्टैंडर्ड असेट. ओके, सो जैसे सब स्टैंडर्ड असेट हो गया, एनपीए हो गया और उसका 1 साल में भी 1 साल तक वो असेट है. ओके, 1 साल का कैटेगरी का असेट है. सो वो उसके अगेंस्ट हमें 15% का प्रोविजन रखना चाहिए. ओके, देन कम्स डाउटफुल असेट्स. सो डाउटफुल असेट्स में 3 कैटेगरी था जैसे कि D1, D2 एंड D3. ओके, तीनों कैटेगरी में 100% प्रोविजन करना चाहिए. जब कोई सिक्योरिटी ना हो, उस एडवांस के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी ना रखा गए तो हमें 100% प्रोविजन करना चाहिए. बट इफ सिक्योरिटी था, ओके, पार्शियल नहीं, हाँ, पार्शियल सिक्योरिटी को भी अनसिक्योर्ड में ही गिना जाएगा. ओके, बट इफ सिक्योरिटी था, ओके, इफ सिक्योरिटी था एंड वो डाउटफुल असेट फॉर अ ईयर है देन 25%. 1 to 3 years तक रहेगा तो 40%. मोर देन 3 years देन 100% आपको प्रोविजन करना पड़ेगा. ओके, लॉस असेट डिक्लेयर कर दिया, ये असेट वापस नहीं मिलने वाला है. ओके, सो लॉस असेट डिक्लेयर करेगा तो वहां पर भी आपको 100% प्रोविजन बनाना पड़ेगा. ओके, एनपीए का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी. इवन इनकम, जब स्टार्टिंग में सीखा था, इनकम रिकॉग्निशन भी रिकॉर्ड ऑन रिकवरी का बेसिस में, एंड इवन एनपीए का क्लासिफिकेशन भी रिकॉर्ड ऑन रिकवरी बेसिस में ही किया जाता है. ओके, एंड असेट को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, बोरोवर वाइज. मतलब बोरोवर वाइज का मतलब क्या, एग्जाम्पल बताओ. मैंने 2 लोन लिया, एक होम लोन और एक व्हीकल लोन. होम लोन मैं भर नहीं पा रहा हूँ, होम लोन हो चुका है एनपीए. देन एज पर दी बोरोवर वाइज ये दूसरा जो लोन है व्हीकल लोन को भी आपको एनपीए डिक्लेयर कर देना चाहिए. इसको बोला जाता है बोरोवर वाइज क्लासिफिकेशन. ओके, सो असेट क्लासिफिकेशन वुड बी बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज. ओके, अकाउंट्स रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट. ओके, सो कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंट को रेगुलराइज किया जाता है बैलेंस शीट डेट में. मीन्स क्या, जैसे ही बैलेंस शीट डेट आता है तभी उनके पास उनका क्रेडिट आने लग जाता है. ओके, कभी उनको वो बोरोवर बोरोवर एक और लोन ले जाते हैं. ओके, सो वहाँ हमें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए. ऐसा ऑडिटर हमें वहाँ पर ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए क्योंकि ये हो सकते वो मैनिपुलेट किया गया हो. ओके, ऐसा बोला सकते हैं बोरोवर आप एक और लोन ले लो एंड जो पहला लोन है उसको पहला लोन का कुछ अमाउंट पे कर दो. ओके, ताकि वो उसको एनपीए डिक्लेयर ना करे. ओके, ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसा फ्रॉड कर सकते हैं. सो हमें नियर द बैलेंस शीट डेट में ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए. The asset classification of borrower accounts where a solitary or a few credits are recorded before the balance sheet should be handled with care and without scope of subjectivity. Okay, यहाँ भी हमें ऑब्जेक्टिव माइंड के साथ काम करना है, या भी हम लोग को क्वेश्चनिंग माइंड लेकर चलना है. ओके,
गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, सो गवर्नमेंट गारंटीड, जब गवर्नमेंट गारंटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस को कब एनपीए डिक्लेयर करना चाहिए, कब नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, वो चेक करते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है एडवांस के अगेंस्ट, सो आपको उस असेट को एनपीए नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, ओके। बट जब इनकम रिकग्निशन का पर्पस आएगा, इनकम रिकग्निशन का पर्पस आएगा, तो उसको एनपीए जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, ओके। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली है कि वो एनपीए तो नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट बैक बाय गारंटी है, ओके। सो वो एनपीए तो नहीं है, बट इनकम रिकग्निशन पर्पस के लिए, इनकम देखो एक्रूअल और एक्चुअल बेसिस में होता है, एंड इफ एनपीए बन जाता है कोई असेट, असेट कोई एनपीए बन जाता है, देन वो असेट को एक्चुअल बेसिस में रिकॉर्ड करना चाहिए। एंड इफ एनपीए नहीं है, नॉर्मल है, हमें लग रहा है ये इनकम आएगा, देन वो एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो हियर सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी है, सो नॉर्मल असेट है, ओके। अभी तक वो एनपीए बना नहीं है, बट देन टू फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस, उसको हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, एनपीए कंसिडर करके इनकम रिकॉग्नाइज करना चाहिए, दैट इज ऑन एक्चुअल बेसिस हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ओके। बट जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की बात आता है, स्टेट गवर्नमेंट की बात आता है, देन 90 डेज हो जाएगा, वैसे ही उसको एनपीए डिक्लेयर कर देना चाहिए फॉर बोथ, ओके। इनकम रिकॉग्निशन के लिए एंड वो असेट को भी क्लासिफाई करने के लिए भी, दोनों वो एनपीए हो जाता है, ओके। नाउ कंसोर्टियम, कंसोर्टियम क्या है, ओके। कंसोर्टियम बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ बैंक्स, ओके। देखो एक बड़ा कोई बोरोवर आता है, लाइक बिग बिजनेस, एकदम बिग बिजनेस, अदानी अंबानी आके बैंक से सम अमाउंट मांगता है कि सम अमाउंट बोरो करके लेके जाता है, ओके। बट वो बैंक क्या चाहता है, बैंक बोलता है कि नहीं, मैं इतना रिस्क ले नहीं पाऊंगा, ओके। बैंक इतना पैसा रिस्क, मतलब इतना पैसा दे नहीं पाऊंगा ऐसा लोन। तो बैंक क्या करता है, ग्रुपिंग करता है, 2-3 और बैंक को बुला लेता है, तुम लोग भी आ जाओ करके, एंड वो लोग साथ में जो रिस्क है, रिस्क और जो लोन जो है, लोन का जो अमाउंट वो आपस में शेयर करके उस बोरोवर को देता है, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है लीडिंग बैंक एंड एक होता है नॉर्मल बैंक, जो इनके पार्ट हो, ओके, जो रिस्क शेयरिंग के लिए आया गया हो, ओके। सो लीडिंग बैंक कभी भी क्लाइंट के साथ बातचीत करता है, एंड उसी वो ही पूरा कंडक्ट करता है, ओके। Let's check that out. Consortium advances means advancing loan to a borrower by two or more banks jointly by forming a consortium. Okay. Usually a bank with a higher share, जिसका पास जो हायर शेयर है, जिसके पास ज़्यादा शेयर है, जो ज़्यादा रिस्क ले रहा है, वो लीड करेगा फॉर द कंसोर्टियम, ओके। नाउ इसका इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो चेक करते हैं। Whether remittance by the borrower under consortium lending arrangements are pooled, okay, pooled मतलब group, okay, are pooled with one bank and or where the bank receiving remittance is not parting। अभी ये बहुत इंग्लिश में बहुत लिखा गया है, बट इजी वे में बताओ, देखो बोरोवर क्या कर रहा है, जो बोरोवर है वो पैसा लेंडिंग बैंक को दे रहा है, ओके, पैसा लेंडिंग बैंक को वापस दे रहा है, ओके। लेंडिंग बैंक क्या कर रहा है, लेंडिंग बैंक वो पैसा उसके पास ही रख रहा है, वो पैसा जो अकॉर्डिंग टू द शेयर वो वापस बांट नहीं रहा है, जो दूसरा बैंक से उनको वापस बांट नहीं रहा है, ओके। सो लेंडिंग बैंक क्या कर रहा है, वो उसके पास ही रख रहा है, ओके। बोरोवर लेंडिंग बैंक से बातचीत करेगा, बोरोवर डायरेक्टली पे करेगा लेंडिंग बैंक को, लेंडिंग बैंक का क्या काम था, वो दूसरा बैंक को शेयर करे अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स, ओके। बट लेंडिंग बैंक ऐसा नहीं कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो पार्टिंग नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इज नॉट पार्टिंग विद द शेयर ऑफ अदर मेंबर बैंक्स, देन द अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज नॉट सर्विस, ओके। जो दूसरा बैंक है उसको क्या ट्रीट करना चाहिए, दैट अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज नॉट सर्विस इन द बुक्स ऑफ द अदर मेंबर बैंक्स, एंड देयरफॉर जो अदर मेंबर्स है उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। इजी है, आपको समझ आ गया होगा, ओके, बहुत सिंपल था।
नाउ ड्राइंग पावर एलोकेशन इन केस ऑफ कंसोर्टियम कैश क्रेडिट अकाउंट। ओके, सो ड्राइंग पावर कौन डिसाइड करेगा? लीडिंग बैंक ही डिसाइड करेगा यहाँ पर। ओके, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट था। ओके, नाउ अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी रखा है, जिसके अगेंस्ट आपने लोन या एडवांस लिया है, ओके, उस उसका वैल्यू कम होना या इरोड होना, ओके, इरोड होना या कम होना, या फ्रॉड्स कमिटेड बाय बोरोवर्स, तब क्या कर सकते हैं? ओके, उसका वैल्यू 50% से नीचे गिर गया, उस सिक्योरिटी का वैल्यू 50% से नीचे गिर गया, उसको क्या कर देना चाहिए? डाउटफुल कैटेगरी में डाल देना चाहिए। उस वैल्यू डायरेक्ट नीचे हो गया, 10% से भी नीचे हो गया, देन उसको डायरेक्टली लॉस असेट बोल देना चाहिए। ओके, नाउ एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट। ओके, सो टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी आरडी के अगेंस्ट आपने एडवांस या लोन लिया है, तब तब क्या करना चाहिए? तब उसको एनपीए डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एफडी और आरडी तो है आपके पास। ओके, वो उसको क्या कर सकते हो? आप सेट ऑफ भी कर सकते हो। इसके लिए जब तक आपके पास एफडी और आरडी है विथ एडिक्वेट मार्जिन आपके पास एफडी और आरडी है उस पर्सन का, उस बोरोवर का, तभी आपको उसको एनपीए डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ जब कैलामिटीज आता है तब कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए? ओके, जब कैलामिटीज आता है तो गवर्नमेंट बोलते हैं विद इन 90 डेज। देखो नॉर्मल क्या था, विद इन 90 डेज के अंदर रहेगा तो नॉर्मल है, एंड जैसे 90 डेज के पार हो जाएगा तो उसको एनपीए घोषित करना चाहिए। बट कैलामिटीज होता है तो कभी कभी क्या करते हैं, गवर्नमेंट रीस्केड्यूल कर देते हैं। ओके, वो बोलते हैं कि थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड देंगे आपको। ओके, लोन भरने के लिए वापस आप रीपे कर सकते हो आराम से, और 2-3 महीना लिखा है। सो वो रीस्केड्यूल टर्म्स के अकॉर्डिंगली वहां पर आपको एनपीए डिक्लेयर करना चाहिए। ओके, जब कैलामिटीज या कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन होता है तभी। ओके, इन सच केसेस द एनपीए क्लासिफिकेशन वुड बी गवर्न बाय सच रीस्केड्यूल टर्म्स। ओके, एडवांसेस टू स्टाफ को एडवांस दे रहे हैं। ओके, स्टाफ को एडवांस दे रहे हैं, मोस्टली इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ एडवांसेस होता है, ऐसा बैंकर शुड बी इंक्लूडेड इन पार्ट ऑफ एडवांसेस। तो देखो, आप स्टाफ को एडवांस दे रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं कि आपको नहीं दिखाना है, आपको दिखाना पड़ेगा, एडवांस के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा। बट ऐसा बैंकर दे रहे हो तो, बट एज एन एम्प्लॉयर आप एडवांस दे रहे हो, एज एन एम्प्लॉयर आप एडवांस दे रहे हो, the staff advances by a bank as an employer and not as a banker are required to be included under the subhead others। आप others में दिखा सकते हो इजी। ऐसा बैंकर आप एडवांस दे रहे हो अपने स्टाफ को, तो आपको किधर दिखाना पड़ेगा? एडवांसेस में दिखाना पड़ेगा। ऐसा एम्प्लॉयर आप एडवांस दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, सो वो कहाँ पे दिखाना पड़ेगा? अदर्स में दिखाना पड़ेगा। ओके, so such loans advances should be classified as NPA only when there is a default in repayment। जब default होगा तभी ही उसको NPA डिक्लेयर करेगा, बेसिकली 90 डेज के बाद। Only when there is default in repayment of installment of principal or payment of interest on their respective due dates। Okay, now एग्रीकल्चरल एडवांसेस, एग्रीकल्चर का लोन्स कैसा रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और किसको एनपीए डिक्लेयर करना है एंड किसको नहीं करना, वो देखते हैं। सो द लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जहाँ क्रॉप सीजन मोर लॉन्गर देन 1 ईयर होता है, उसको बोला जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। वेर शॉर्ट ड्यूरेशन 1 साल के अंदर, उसको बोला जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। ओके, इन दो तरीके के एडवांसेस मिलते हैं, एक तो एग्रीकल्चर एडवांसेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, एक होता है एग्रीकल्चर एडवांसेस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। ओके, सो अ लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, लोन दे रहे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ओके, विद इन 1 ईयर, ओके, will be treated as NPA if the installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop season। okay, 2 crop season तक ओवरड्यू हो रहा है, ओके, ओवरड्यू हो रहा है, देन ओनली आप एनपीए उसको डिक्लेयर कर सकते हो। 2 crop season से ज्यादा होगा तो। बट 1 साल का सॉरी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एडवांस दिया है तो वहां पर आप एक ही क्रॉप सीजन मिलेगा आपको रिपे करने के लिए। आप एक क्रॉप सीजन के अंदर रिपे करो, या फिर आपका असेट, आपका एडवांस वो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एनपीए बन जाएगा। ओके,
नाउ कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर को कंप्यूट कैसे करते हैं, ओके। सो सबसे पहले ड्राइंग पावर होता क्या, ड्राइंग पावर बेसिकली डीपी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर कैश क्रेडिट, ओके। सीसी फैसिलिटी लेने, कैश क्रेडिट फैसिलिटी लेने हमें डीपी जानना होगा, ओके। डीपी क्या है, डीपी इज द लिमिट अप टू विच अ फर्म और कंपनी कैन विड्रॉ फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन। देखो वर्किंग कैपिटल एक एक लिमिट सैंक्शन क्या रहता है, उसमें से आप कितना विड्रॉ, ऐसा बिजनेस में हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं, उसको बोला जाता है ड्राइंग पावर, ओके। डिफरेंट फ्रॉम सैंक्शन लिमिट, जो सैंक्शन लिमिट है उससे अलग होता है ड्राइंग पावर, ओके। सो द सैंक्शन लिमिट इज द टोटल एक्सपोजर दैट अ बैंक कैन टेक ऑन अ पर्टिकुलर क्लाइंट फॉर फैसिलिटीज लाइक कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, नॉन फंडेड एक्सपोजर। तो ये सैंक्शन लिमिट बेसिकली बैंक के तरफ से वो पावर दिया गया है कि बैंक इतना सैंक्शन कर सकते हैं, इतना लिमिट सैंक्शन कर सकते हैं, ओके, उसको बोलते हैं सैंक्शन लिमिट। एंड ड्राइंग पावर बेसिकली क्लाइंट के सामने से, क्लाइंट क्या दे रहा है, क्लाइंट कितना सिक्योरिटीज दे रहा है, क्लाइंट क्या क्या प्रूफ दे रहा है, उसके ऊपर ड्राइंग पावर डिसाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड ड्राइंग पावर रिफर्स टू द अमाउंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी जो मेन जो सिक्योरिटी है वो जो रख रहा है, जिसके बिहाफ में आप लोन या एडवांस ले रहे हो, वो सिक्योरिटी प्लस बैंक उसका कुछ मार्जिन रखिए। सो जो सिक्योरिटी है उसको लेस करके, जो मार्जिन को लेस करके जो भी बचा रहेगा वो उसका ड्राइंग पावर बन जाता है, ओके। कंसिडरेशंस, ओके। सो ऑल अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन बोथ। देखो हर एक जो भी अकाउंट है, जो भी सेविंग करंट जो भी अकाउंट है, वो सैंक्शन लिमिट एंड ड्राइंग लिमिट के अंदर, ड्राइंग पावर के अंदर ही होना चाहिए। ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बैंक को चेक करना चाहिए कि क्या बोरोवर ज़्यादा तो एक्सेस में विड्रॉ कुछ कर रहा है कि नहीं, वो देखना। एंड बोरोवर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो उस जो लिमिट दिया गया है बैंक के थ्रू, वो उसके अंदर ही विड्रॉ करे, ओके। So all accounts should be kept within both the drawing power and the sanction limit at all times. Irregular should be brought to the notice of the management or head office regularly. Okay. जो इरेगुलर अकाउंट्स रहेगा, जो ज़्यादा कभी भी ओवरड्राफ्ट करते हैं, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा लेते हैं, सो वो कभी भी मैनेजमेंट को हमें बताना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, ओके। सो बैंक का ड्यूटीज क्या क्या होता है, ओके। बैंक शुड एंश्योर दैट ड्रॉइंग्स इन द वर्किंग कैपिटल अकाउंट आर कवर्ड बाय द एडिक्वेसी ऑफ द करंट असेट। सो जो भी ड्राइंग पावर है वो कभी भी करंट असेट, ओके, उसका वैल्यू बेस्ड ही होना चाहिए, ओके। जो बिजनेसमैन है उसका पास उतना करंट असेट तो होना ही चाहिए, ओके। ड्राइंग पावर इज रिक्वायर्ड टू बी अराइव्ड एट बेस्ड ऑन करंट स्टॉक स्टेटमेंट। करंट स्टॉक स्टेटमेंट के कैलकुलेशन, करंट स्टॉक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ड्राइंग पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप डेटर्स का वैल्यू कितना उसके ऊपर भी आप स्टॉक का किसका क्रेडिट का वैल्यू कर सकते हैं, लिमिट डीपी ड्राइंग पावर का लिमिट चेक कर सकते हैं, ओके। ऑडिटर्स कंसर्न, ओके। ऑडिटर्स कंसर्न क्या, ऑडिटर क्या कर सकते हैं, ओके। ऑडिटर इस सिचुएशन में, इस ड्राइंग पावर वाला सिचुएशन में चेक करना कि ये लिमिट इतना प्रॉपर था कि नहीं। तो ऑडिटर क्या कर सकते हैं, ऑडिटर स्टॉक स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं, डेटा स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं, ओके। उस बिजनेस में जाके चेक कर सकते हैं स्टॉक का इन्वेंट्री क्या उतना है क्या, उस बिजनेस का जो डेटा है उनसे बातचीत कर सकते हैं क्या उतना डेट है कि नहीं, ओके। सो ये कुछ चीज़ें जो ऑडिटर कर सकता है, ओके। एंड वो कंपेयर भी कर सकते हैं, जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स रहेगा उससे कंपेयर कर सकते हैं। वो मंथ ऑन मंथ बेसिस स्टॉक स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस स्टॉक स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऑडिटर कर सकते हैं, ओके। डीपी कंप्यूटेशन, सो स्पेशल कंसिडरेशन, देखो डीपी सिर्फ और सिर्फ करंट असेट के ऊपर नहीं निकाल सकते हैं, उसके अगेंस्ट क्या सन्डी क्रेडिटर्स भी है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, ओके। सो स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ सन्डी क्रेडिटर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ड्राइंग पावर। देखो करंट असेट इतना है, पता चला इससे भी ज़्यादा तो उनका सन्डी क्रेडिटर्स ही है उस बिजनेस का। सो क्या हमें देना चाहिए कोई लोन या कोई फैसिलिटीज देना चाहिए उस बिजनेसमैन को, नहीं, ओके। सो सन्डी क्रेडिटर्स का भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, सो उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए वाइल कंप्यूटिंग दी डाउन पेमेंट, ओके, ड्राइंग पावर, ओके।
नाउ स्टॉक ऑडिट क्या है? स्टॉक ऑडिट बेसिकली स्टॉक का ऑडिट करना, ओके, जो भी स्टॉक का स्टेटमेंट है उतना वैल्यू का स्टॉक है कि नहीं, ओके, वो एज एन ऑडिटर हमें चेक करना पड़ता है, ओके। दिस स्टॉक ऑडिट शुड बी कैरिड आउट बाय द बैंक फॉर ऑल अकाउंट्स हैविंग फंडेड एक्सपोजर ऑफ मोर देन 5 करोड़। सो 5 करोड़ से भी ज़्यादा जिसका एक्सपोर्ट मतलब फंड दिया गया है, 5 करोड़ से ज़्यादा जो बैंक ने फंड दिया गया हो, सो उनका स्टॉक स्टेटमेंट रेगुलरली चेक करना पड़ेगा, ओके। एंड जो भी ब्रांचेस से आप वो स्टॉक स्टेटमेंट मांग सकते हो, ओके। इवन वो लोग सेम जो मंथ ऑन मंथ बेसिस एंड क्वार्टरली ऑन क्वार्टर बेसिस भी आप ले सकते हो स्टॉक स्टेटमेंट, ओके। एंड इवन कंसोर्टियम में आपने कोई एडवांसेस दिया है, कंसोर्टियम में आपने कोई लोन दिया है, सो जो भी लीडिंग बैंक है वो उनका ब्रांचेस से उनका दूसरा बैंक से भी आप स्टॉक स्टेटमेंट मंगवा सकते हो, ओके। Now audit of advances, okay. So advances generally constitute the major part of the asset, जैसे कि हमें मालूम है there are large number of borrowers to whom variety of advances are granted, okay. The audit of advances requires major attention from the auditors. In carrying out the audit of advances, the auditor is primarily concerned with the obtaining evidence about the following, okay. So auditor जब ऑडिट एडवांस का एविडेंसेस ढूंढने का कोशिश करेगा तो ऑडिटर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला उसको चेक करना चाहिए कि बैलेंस शीट, ओके, बैलेंस शीट डेट में जितना आउटस्टैंडिंग है, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है लोन का और एडवांसेस का, क्या उतना है कि नहीं, क्या वो एडवांसेस या जो लोन है वो एक्चुअल में उसी बैंक का रिलेशन में उसी बैंक का ही है ना, ओके। देखो कोई अमाउंट दिख रहा है, कोई पर्टिकुलर अमाउंट दिख रहा है, ओके, आउटस्टैंडिंग करके, ओके। सो एज एन ऑडिटर आप उस बोरोवर को कॉल करोगे और पूछोगे क्या आपका इतना आउटस्टैंडिंग है बैंक को देने, ओके। वो बोरोवर बोलेगा यस, हाँ इतना आउटस्टैंडिंग है। बट आप पूछोगे क्या आपने इस बैंक से लिया है, सो शायद वो बोल सकते हैं मैंने तो इस बैंक से लिया ही नहीं है, दूसरा कोई बैंक का नाम बोले। सो ये भी आपको चेक करना है, ओके। आप एज एन ऑडिटर आपको ये भी चेक करना है क्या एक तो बैलेंस शीट डेट के जो दिन है उसमें जो भी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, जो भी वैल्यू दिखा रहा है, क्या उतना है क्या एक्चुअल, दूसरा उसी बैंक का रिलेशन में है क्या, ओके। देन अमाउंट ड्यू टू बैंक अप्रोप्रिएटली, जो भी अमाउंट दिया गया है क्या उसका उसका अगेंस्ट अप्रोप्रिएट लोन डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी ये सब है भी क्या नहीं, ओके। क्या कोई ऐसा अनरिकॉर्डेड एडवांसेस तो नहीं है ना, कोई बैंक ने ऐसे एडवांस दे तो दिया है बट वो रिकॉर्ड किया ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसा कोई एडवांस तो नहीं है ना, ओके। दिस स्टेटेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एडवांस, जो वैल्यूएशन किया है एंड जैसे प्रिंसिपल अमाउंट पे करते जाएगा तो उसका रिवैल्यूएशन भी कैसे किया है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर, ओके। द एडवांसेस आर डिस्क्लोज क्लासिफाइड, डिस्क्लोज प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली बताया गया है क्या नहीं, एंड प्रॉपरली क्लासिफाई किया है कि नहीं, ओके, जैसे बताया गया है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोविजंस किया है कि नहीं वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, ओके, जो ऑलरेडी हमने हमने सीखा है, ओके। नाउ ऑडिटर ये एविडेंस कैसे कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले वो रिकॉर्डेड अमाउंट है उसका वैलिडिटी चेक करके, ओके। लोन डॉक्यूमेंटेशन वो चेक कर सकता है, ओके। रिव्यूइंग द ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट्स, वो पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, क्या नियर टू एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है ऐसा कुछ, ओके। एग्जामिनिंग द एग्जिस्टेंस एनफोर्सिबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी रखा है चार्ज, ओके, एज चार्ज आपने सिक्योरिटी जो बोरोवर ने सिक्योरिटी रखा उसका आप वैल्यूएशन कर सकते हो, ओके। एंड कंप्लायंसेस, जो कंप्लायंसेस आरबीआई ने जो फॉर्मुलेट किया है, जो रेगुलेट करने के लिए दिया गया है वो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। एंड कैरिंग आउट अप्रोप्रिएटली एनालिटिकल प्रोसीजर भी कर सकते हो, ओके। बट आप एनालिटिकल प्रोसीजर करोगे उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है जो भी बड़ा बड़ा जो एडवांसेस है उसको तो आपको माइन्यूट डिटेल में चेक करना है। एंड जो अदर एडवांसेस है जो नॉर्मल जो शॉर्ट एडवांसेस है, ओके, जो जिसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है वो आप क्या कर सकते हो सैम्पलिंग बेसिस में आप चेक कर सकते हो, ओके।
इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस, सो जो एडवांसेस के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाया गया है उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर. So the auditor should examine the efficiency of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of a substantive procedure. So as an auditor हमें चेक करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल्स कैसा था, उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि सब्सटैंडिव प्रोसीजर कितना टाइम में होगा, कैसा होगा सब्सटैंडिव प्रोसीजर और कितना वक्त लगेगा बेसिकली. ओके, उसके बाद ही हम बता पाएंगे ओके टू द मैनेजमेंट. So in general, the internal controls over advances should include the following. Okay, जैसे कि the bank should make an advance. बैंक कब, देखो कुछ एग्जांपल्स दिया है इंटरनल कंट्रोल का कि क्या क्या होना चाहिए. ओके, फ्रॉम द बैंक साइड, बैंक के साइड से ये इंटरनल कंट्रोल एटलीस्ट होना चाहिए था. ओके, लोन देने से पहले एटलीस्ट उनका डॉक्यूमेंट होना चाहिए था. ओके, और उनका क्रेडिट वर्थिनेस, जो बोरोवर है उनका क्रेडिट वर्थिनेस देखा होना चाहिए था. ओके, क्या वो जेन्यून है कि नहीं वो भी देखा होना चाहिए था. एंड देन उसके बाद ही आप लोन दे सकते हो. ओके, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टीज बिफोर एडवांसेस आर मेड. कंप्लायंसेस, ओके, कंप्लायंस चेक करना चाहिए. ओके, जो सैंक्शन है, टर्म्स ऑफ सैंक्शन है, ओके, वो एग्री कर रहा है कि नहीं. ओके, एंड जो एंड यूज ऑफ फंड्स है, पता चला जो बोरोवर ऑफ फंड लेके वो इलीगल चीज कर रहा है, सो वो भी नहीं करना चाहिए. ओके, बैंक को इसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल रखना चाहिए. ओके, कभी भी सिक्योरिटी ले रहे हो तो एक सफिशिएंट मार्जिन रखना चाहिए, एक सफिशिएंट मार्जिन के साथ सिक्योरिटी रखना चाहिए इंचार्ज. ओके, एंड देन उसको रेगुलरली वैल्यू कर देना चाहिए. ओके, रेगुलरली वैल्यू करते रहना चाहिए ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी. ओके, इफ द सिक्योरिटीज टेकन आर इन द नेचर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर्स एंड डिबेंचर के नाम, शेयर्स एंड डिबेंचर एज सिक्योरिटी रखा गया है, सो बैंक को क्या करना चाहिए, वो शेयर्स और डिबेंचर का जो टाइटल है वो बैंक के नाम पे कर देना चाहिए. ओके, ऑल सिक्योरिटीज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन, जो सिक्योरिटीज में रजिस्ट्रेशन का जरूरत है वो रजिस्टर हुआ होना चाहिए. ओके, इन द केस ऑफ गुड्स इन पोसेशन, जो गुड्स इन पोसेशन है उसको टेस्ट करना चाहिए क्या वो गोल्ड प्रॉपर है कि नहीं अभी भी. ओके, गोल्ड कोई गोल्ड का कोई डिस्ट्रॉय या कोई मेटल, मतलब कोई मेटल रखा है तो मतलब समझो आपको वैल्यू चेक करना चाहिए. बेसिकली जो भी सिक्योरिटी ऐसा प्लेज रखा गया बैंक के पास है, ओके, उसका वैल्यू हमेशा चेक करना चाहिए, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए. ओके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बैंक का. ओके, एंड इफ गुड्स कुछ रखा है तो वो गोडाउन, जो भी बैंक का जो गोडाउन है वो भी चेक करना चाहिए. ओके, ड्रॉइंग पावर रजिस्टर शुड बी अपडेटेड एवरी मंथ टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हाइपोथिकेटेड. ओके, जो सिक्योरिटीज हाइपोथिकेशन किया है मतलब स्टॉक या डेटर का. ओके, सो उसके वो स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक स्टेटमेंट आप हमेशा मंगवाना चाहिए. ओके, दिस एंट्रीज शुड बी चेक बाय एन ऑफिसर. द अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन बोथ द ड्राइंग पावर, कभी भी अकाउंट को ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के अंदर ही रखना चाहिए. ओके, all the accounts which exceed the sanction limit or drawing power or are otherwise irregular should be brought to the notice of the controlling authority regularly. Okay, the operation of each advance account should be reviewed at least once a year and at more frequent intervals in the case of large advances. Large advances रहेगा तो frequently आपको चेक करते रहना चाहिए and उसमें क्या क्या ऑपरेशन, उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी आपको चेक करना चाहिए. ओके, नाउ ये था एडवांसेस. नाउ रेवेन्यू आइटम्स कैसे ऑडिट करें, कैसे प्रोसेस करें वो चेक करते हैं. बैंक का रेवेन्यू आइटम्स. ओके, सो बैंक का रेवेन्यू आइटम बेसिकली पीएनएल में, पीएनएल फॉर्म बी के अंदर बनता है. ओके, एज वी ऑल नो. सो इनकम दो तरीके के होता है, एक तो मेन इनकम इंटरेस्ट से आता है एंड अदर इनकम्स भी होता है. सो इंटरेस्ट जैसे कि बिल्स से मिलता है. ओके, या एडवांस देते वक्त मिलता है. ओके, बिल्स से आपको डिस्काउंट मिलता है एंड इंटरेस्ट आपको एडवांस देते वक्त मिलता है. ओके, इन्वेस्टमेंट देते हो तो तभी भी आपको इंटरेस्ट मिलता है. ओके, एंड जब दूसरा बैंक के साथ या फिर आप आरबीआई को कुछ पैसा दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट भी आपको इंटरेस्ट मिलता है. ये सब मेजरली एक इंटरेस्ट, मेजर इनकम बन जाता है बैंक का. ओके, अदर इनकम जैसे कि कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, जब बिल्स कलेक्ट करते हो या एलो लेटर ऑफ क्रेडिट देते हो, गारंटी देते हो, या
लोन प्रोसेस करते हो, मोबाइल बैंकिंग फीस देते हो, गवर्नमेंट बिजनेस को हेल्प करते हो, लॉकर्स देते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फी लेते हो। सो ये बहुत सारा आप देख सकते हो स्क्रीन में, बहुत सारा इनकम है, अदर इनकम है जो बैंक इस तरह से भी इनकम कमाता है। ओके ओके, जब इन्वेस्टमेंट सेल करते हो तभी, जब सिक्योरिटी को रिवैल्यूएट करते हो या इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूएट करते हो, ओके, असेट्स को रिवैल्यू करते हो, तब आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है वो भी उनका इनकम बन जाता है। ओके, नाउ ऑडिटर का कंसर्न क्या है? ऑडिटर का कंसर्न होता है ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। उनके उसका मेजर कंसर्न है कि रीजनेबल अश्योरेंस मिले। कैसे? ओके, सबसे पहले वो चेक करेगा क्या इनकम जो ट्रांजैक्शंस, जो इनकम का जो ट्रांजैक्शन है वो रेलेवेंट पीरियड में ही डिस्क्लोज किया है कि नहीं, रेलेवेंट पीरियड में ही रिकॉर्ड किया है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। एंड वो इनकम उसी बैंक का है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। एंड थर्ड, कोई अनरिकॉर्डेड इनकम तो नहीं है ना, ये भी चेक करना पड़ेगा। ये 3 चीज चेक करना पड़ेगा। ओके, आरबीआई डायरेक्शन, आरबीआई बोलते हैं कि कोई इनकम है जो 1% से ज्यादा है, ओके, 1% ऑफ द ओवरऑल जो ग्रॉस इनकम है उससे ज्यादा है, ऐसा कोई इनकम है, ओके, या कोई नेट नेट प्रॉफिट है जो सॉरी, या कोई ऐसा नेट इनकम है जो नेट प्रॉफिट, ओवरऑल नेट प्रॉफिट से 1% से ज़्यादा हो, तो वो भी प्रॉपरली डिस्क्लोज किया होना चाहिए। ओके, एंड इट शुड बी कंसिडर्ड ऑन एक्रूवल एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS9 के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। मटीरियलिटी, जब कोई एडवांस या सॉरी, जब कोई इनकम मटेरियल नहीं है, जब कोई इनकम मटेरियल नहीं है, ओके, जैसे कि कोई फी देना पेंडिंग हो, कोई फी देना पेंडिंग हो, ओके, सो उसको कैसे रिकॉर्ड करना? एक्चुअल बेसिस में रिकॉर्ड करना चाहिए। एक्चुअल बेसिस, जब वो फी आएगा तभी आप इनकम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके, रेवेन्यू सर्टेनिटी, जब रेवेन्यू सर्टेन है, ये रेवेन्यू मिलेगा, सो उसको एक्रूअल बेसिस में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, इट इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्रूअल ऑफ इनकम दैट इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल, बट वो अनरीजनेबल अमाउंट नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा रीजनेबल अमाउंट जो सामने वाला दे पाए, जो सर्टेन है कि सामने वाला देगा, ओके, सो वो एक्रूअल बेसिस में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बट रेवेन्यू अनसर्टेन है, रेवेन्यू अनसर्टेन है, मालूम नहीं वो सामने वाला देगा कि नहीं, देन उसको जो रियलाइज जब एक्चुअल में मिलेगा तभी उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ओके, एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ओके, so it may be taken to income account on the due date। okay, so securities के अगेंस्ट देखो, जब सिक्योरिटी के अगेंस्ट, सिक्योरिटी मतलब कोई भी टर्म डिपॉजिट भी हो सकते हो, कोई भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट आप ये दे रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो, लोन दे रहे हो। ओके, सो जब तक ड्यू डेट ना होगा, जब तक ड्यू डेट से ड्यू डेट नहीं होगा, तब तक आप उसको नॉर्मल एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करना, जब तक उस सिक्योरिटी एडिक्वेट मार्जिन में हो। ओके, उस सिक्योरिटी या उसका टर्म डिपॉजिट उसके पास हो, ओके, एफडी और आरडी उस क्लाइंट के पास हो, या फिर उसका सिक्योरिटी के पास एडिक्वेट मार्जिन हो, तब तक वो नॉर्मल बेसिस में ही रिकॉर्ड होगा। ओके, बिल्स परचेस्ड, बिल्स परचेस्ड, सो जैसे कि हमें मालूम है बिल्स परचेस क्या होता है। ओके, देखो, पर ऐसा कभी कभी सिचुएशन आता है जब बैलेंस शीट डेट के वक्त कोई पर्सन आता है, वो बिल डिस्काउंट करके जाता है। ओके, वो बिल्स देता है। ओके, एंड जो डिस्काउंटिंग अमाउंट है, वो डिस्काउंटिंग अमाउंट जो इनकम है, एक्चुअली जो डिस्काउंटेड अमाउंट क्या होता है, बैंक का इनकम होता है। ओके, सो वो डिस्काउंटिंग अमाउंट क्या होता है, दोनों पीरियड के लिए बढ़ जाता है। ओके, एक तो जिस साल में आया वो, एंड द नेक्स्ट ईयर। ओके, इनकम, वो डिस्काउंटिंग इनकम जब तक सामने जो डेटर है उससे मिलेगा नहीं, तब तक वो इनकम रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ओके, सो यही वो बोल रहा है कि जो बिल डिस्काउंटेड या जो बिल परचेस है वो प्रॉपरली अपोर्शन किया हो, ओके, प्रॉपरली बाइफरकेट किया हो बिटवीन द ईयर्स। ओके, the discount received thereon should be properly apportioned between the 2 years। okay, बिल्स फॉर कलेक्शन, जो बिल्स कलेक्ट किया है एंड जिसके अगेंस्ट किया, क्या उसी नाम के अगेंस्ट आपने क्रेडिट भी किया है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए।
In the case of a bills for collection, the auditor should also examine the procedure for crediting the party on whose behalf the bill has been collected. Okay, renegotiations. Okay, renegotiations क्या है? फीस, देखो कोई क्लाइंट है जो एडवांस लिख के गया, ओके, बट वो क्लाइंट अभी पे नहीं कर पाया, वो क्लाइंट आके बोल रहा है प्लीज थोड़ा इतना और दिन दे दो, मैं आपको पे कर दूंगा, ओके, इसको बोलते हैं रीनेगोशिएशन, रीस्केड्यूलमेंट, ओके। सो इसके लिए क्या करते हैं, बैंक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन फी चार्ज करता है, ओके। सो वो चार्ज कब करेगा, वो बैंक चार्ज करेगा ऑन द एक्रूअल बेसिस, ओके। Fees and commission earned by the banks as a result of renegotiation or rescheduling of outstanding debts should be recognized on an accrual basis over the period of time covered by the renegotiated or rescheduled extension of credit. Okay. Reversal of income, income को reverse करना. Okay. So देखो एनपीए कब डिक्लेयर होता है, एनपीए डिक्लेयर होता है 90 डेज के बाद, ओके। सो 90 डेज तक हम किसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको नॉर्मल एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं। सो जो एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड किया गया है वो इनकम तो एक्चुअल में मिला नहीं है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ओके। सो जो भी इंटरेस्ट, जो भी कुछ इंटरेस्ट अर्न किया है जो नेक्स्ट ईयर का है, या फिर जो आपने एक्रूअल बेसिस में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया जो अभी तक आपको मिला नहीं है, वो सारा इनकम, वो सारे इनकम को आपको रिवर्स कर देना चाहिए, ओके। ऑन लीज्ड असेट, ओके, द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस इनकम, जो आप एज अ बैंकर आप लीज में भी असेट, मतलब असेट का फाइनेंसिंग करते हो, तो उसके लिए भी आपको कुछ इनकम मिलता है, ओके। सो द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस इनकम, वो फाइनेंस इनकम कब रिकॉर्ड करना चाहिए, शुड देखो सेम ईयर में मिल रहा तो ठीक है, बट वो एनपीए हो गया था, ओके, वो एक्चुअल में मिला नहीं था, हम लोगों ने एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड किया था, तो उसको भी हमें रिवर्स कर देना चाहिए, ओके। ऑन टेकआउट फाइनेंस, टेकआउट फाइनेंस क्या है, देखो टेकआउट फाइनेंस बेसिकली जब प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बोरोवर आता है, ओके, बोरोवर आता है बैंक के पास आता है, वो बोलते हैं मैं एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, कोई कंस्ट्रक्शन या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, सो एक पर्टिकुलर फाइनेंस चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, ओके, उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद ही वो उसका लोन का रिपेमेंट चालू करेगा, ओके। सो सच फाइनेंस को बोला जाता है ऑन टेकआउट फाइनेंस, ओके, ऑन टेकआउट फाइनेंस। एंड उसको तभी का तभी, जैसे ही वो बोरोवर आके पैसा लेके जाते तभी का तभी उसको एनपीए डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम, ऐसा बैंकर हमें नहीं मालूम कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं, वो प्रोजेक्ट फेल भी तो हो सकता है, उसके पास उतना पैसा ही नहीं होगा तभी उसके बाद, ओके। सो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। On partial recoveries in NPA. Partial recoveries in NPA. So it is to be recognized income AS9 के according recognized होना चाहिए. But when certainty attaches to realization and accordingly amount reversed or de-recognized and not recognized in the past should be accounted. Okay. So जब certainty आता है कि ये नहीं होगा, okay, सो हमें जो हमने जो जो रिवर्स किया है या जो डी रिकॉग्नाइज किया है वो प्रॉपरली अकाउंट किया है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा, ओके। एंड however it should be ensured that the credits towards interest in the relevant accounts are not out of fresh or additional credit facilities sanctioned to the borrowers concerned, okay। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि it should be ensured that the credits towards interest in the relevant account are not out of fresh credit, मतलब ऐसा तो नहीं कर रहा ना बैंक, बैंक कोई क्रेडिट, कोई लोन को, सॉरी, कोई लोन को पे दिखाने के लिए, एनपीए ना दिखाने के लिए बैंक खुद हेल्प कर रही है, बैंक बोल रहा है प्लीज मेरे से लोन ले लो, आप पहला वाला जो लोन है, पहला वाला जो भी क्रेडिट है उसको पहला भर दो, ओके। ऐसा तो नहीं कर रहा है ना, ओके। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ओके। मेमोरेंडम अकाउंट, ओके, ऑन एन अकाउंट टर्निंग एनपीए, एनपीए जैसे बन जाएगा बैंक शुड रिवर्स द इंटरेस्ट, ओके। बैंक को क्या करना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, कब से चार्ज करते रहेंगे, हर महीना तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वो जो भी इंटरेस्ट उसको पहला रिवर्स कर देना चाहिए, ओके।
एंड नॉट कलेक्टिंग बाय डेबिटिंग PNL एंड स्टॉप फर्दर एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट, और आगे से इंटरेस्ट का चार्ज नहीं लगाना चाहिए। हवेवर हवेवर बैंक का पास वो कैलकुलेशन भी होना चाहिए ना, कितना इंटरेस्ट का लॉस हुआ है, क्या हुआ है। ओके, सो हवेवर बैंक्स में कंटिन्यू टू रिकॉर्ड सच एक्रूड इंटरेस्ट इन अ मेमोरेंडम अकाउंट इन देयर बुक फॉर कंट्रोल पर्पस के लिए बैंक क्या कर सकते हो, मेमोरेंडम अकाउंट, ओके, एक ऐसे अलग से अकाउंट में आप रिकॉर्ड करने के लिए बना सकते हो, बट जो मेन अकाउंट है, मेन जो अकाउंट है उसको आपको बंद कर देना चाहिए। ओके, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनकम कैसे कैसे आ सकते हैं, इंटरेस्ट। ओके, जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर इन्वेस्टमेंट को जब सेल सेल करोगे तब प्रॉफिट में सेल करोगे तो वो प्रॉफिट भी आपका इनकम बन जाता है। ओके, एंड जब रिवैल्यूएट करते हो तभी भी आपको जो रिवैल्यूएशन के थ्रू आपको जब एप्रिसिएशन होता है तो वो प्रॉफिट, वो एप्रिसिएशन आपका इनकम बन जाता है। ओके, नाउ एक्सपेंस साइड, सो एक्सपेंस तीन तरीके के होते हैं। एक इंटरेस्ट एक्सपेंस, जब डिपॉजिट लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो जो सैलरी, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल। प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी, ओके, ये तीन है। सो आप एग्जांपल्स देख सकते हो सेम जो बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ओके, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई, मतलब आरबीआई, हम आरबीआई से लेते हो, ओके, तो हमें देना पड़ता है, या हम कमर्शियल बैंक से कुछ कैश अमाउंट लेते हो तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आप एग्जांपल्स चेक कर सकते हो स्क्रीन में। ओके, ओके, एंड देन प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, ओके, जो प्रोविजन बनाते हैं, ओके, नॉन एनपीए के अगेंस्ट या फिर टैक्स के अगेंस्ट, ओके, या इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन के अगेंस्ट जो प्रोविजन बनाता है वो कैसा करते हैं, हम चेक करते हैं। ऑडिट अप्रोच क्या होगा, हम चेक करते हैं। सो ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, ओके, ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस का ऑडिट कैसे करेंगे, हम लोग रेशियोज लगा सकते हैं। ओके, डिफरेंट जो इंटरेस्ट पे किया गया उसके ऊपर आप रेशियोज लगा सकते हैं, एवरेज लगा सकते हैं, क्वांटम बेसिस लगा सकते हैं। ओके, बेसिकली जो ईयर एंड में जो भी एडवांस सॉरी जो डिपॉजिट्स है, ओके, एफडीओ आरडीओ जो भी है उसका अमाउंट लेके उसमें जो भी इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो लगा के आप देख सकते हो क्या उतना ही इंटरेस्ट एक्चुअल में पीएनएल में दिखा रहा है कि नहीं। ओके, उतना ही एक्सपेंस हुआ है कि नहीं, वो आप वैलिडेट कर सकते हो। ओके, क्वार्टर बेसिस एंड जो एनुअल में है उसको आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, इंटरेस्ट, ओके, एंड आप इंटरेस्ट कार्ड ले सकते हो। ओके, सामने से बैंक से इंटरेस्ट कार्ड मंगवा सकते हो एंड वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, the auditor should also compare the average rate of interest paid on the relevant deposit with the corresponding figures for the previous year, previous previous year से भी चेक कर सकते हो, एंड कोई मटेरियल डिफरेंस रहेगा तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, अभी जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है ना, इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है ना वो भी हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो प्रॉपर है कि नहीं। ओके, वो प्रॉपर है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहला हमें ये देखना पड़ेगा जो डिपॉजिट्स में है क्या सब में इंटरेस्ट लगा है कि नहीं। ओके, दैट इज वन। एंड जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक्स इंटरनल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही वो रेट है कि नहीं। ओके, वो चेक करना पड़ेगा क्या वो रेट जो आरबीआई ने फ्रेम किया है उसके अकॉर्डिंग ही है कि नहीं, जो भी इंटरेस्ट रेट लगा है सेविंग अकाउंट के ऊपर। ओके, वो आरबीआई के आरबीआई का ये फ्रेमवर्क जो दिया गया रहेगा उसके अकॉर्डिंग में है कि नहीं। एंड जो इंटरेस्ट है इंटर ब्रांच ट्रांसफर में, ओके, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा बाय द हेड ऑफिस या जो आरबीआई से जो मिलता है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट किया गया है कि नहीं। ओके, any changes in interest rate on saving accounts and term deposits during the period, okay, कोई चेंजेस लग रहा है, कोई चेंजेस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ओके, ड्यूरिंग द पीरियड, टर्म डिपॉजिट या फिर सेविंग अकाउंट में, ओके, देन हमें इंटरेस्ट कार्ड लेना चाहिए। ओके, एंड फिर वो हर डिफरेंट डिपॉजिट्स के ऊपर लगा कर चेक करना चाहिए कि उसका वैलिडिटी प्रॉपर है कि नहीं। ओके,
एंड इवन वी शुड एग्जामिन द कंप्लीटनेस, ओके। एंड हम चाहिए तो आप एज एन ऑडिटर आप रिकम्प्यूट भी कर सकते हो वो इंटरेस्ट रेट को, ओके। एंड जो इंटरेस्ट एक्रू किया है वो भी प्रॉपर एक्रू किया है कि नहीं, आप रिकम्प्यूट पूरा प्रोसेस रिकम्प्यूट करके कर सकते हो, ओके। And even ensure that the recomputed amount is tallying with the amount as per the books of accounts without any significant difference। जो आपने रिकम्प्यूट किया है एंड जो एक्चुअल में जो बुक में जो अमाउंट है उसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना, वो आपको देखना चाहिए, ओके। फॉर ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ऑडिट कैसे करेंगे, ओके। हमें इवेल्यूएट करना पड़ेगा सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल, क्या प्रॉपर ऑथराइजेशन के अंडर ही सैलरी और लाइट बिल ये सब प्रॉपरली गया है कि नहीं, एक्सपेंस हुआ है कि नहीं, ओके। द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर देर आर एनी डाइवर्जेंट ट्रेंड, कोई डाइवर्जेंट ट्रेंड तो नहीं है, कोई अलग ट्रेंड तो नहीं है ना, ओके। वो भी चेक करना पड़ेगा। एंड इवन ही शुड परफॉर्म सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, आप एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करके आप चेक कर सकते हो, ओके। द ऑडिटर आप कंपेयर भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर का डेटा से, ओके। द ऑडिटर शुड ऑल्सो वेरीफाई एक्सपेंसेस विथ रेफरेंस टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड चेक द कैलकुलेशंस वेरेवर रिक्वायर्ड, ओके। ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी। एंड द थर्ड वन क्या था, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, ओके। सो द ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ द बैंक कंप्यूट्स, हमें चेक करना पड़ेगा कि बैंक कंप्यूट कैसे करता है प्रोविजंस, ओके। प्रोविजन जो स्टैंडर्ड असेट है, जो सब स्टैंडर्ड असेट है, जो एनपीएम है, ओके। इन पे प्रोविजन कैसे लगाते हैं वो हमें चेक करना पड़ेगा, ओके। एंड उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो प्रोविजन प्रॉपरली किया गया है कि नहीं, ओके। And the auditor should obtain the detailed breakup of standard loans, non-performing loans, and agree the outstanding balances with the general ledger, okay। Now disclosures of the PPI prior period items, जो प्रायर पीरियड आइटम्स है, ऐसा जो बैंक का जो फ्रेमवर्क जो फॉर्म है, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, उसमें किधर भी बताया नहीं गया है कि प्रायर पीरियड आइटम्स को मेंशन करना, बट since the format of the PNL of the banks prescribed in Form B under third schedule of the Banking Regulation Act 1949 does not specifically provide for disclosure of the impact of PPI on the current year's PNL. Such disclosure wherever warranted may be given. ऐसा डिस्क्लोजर आपको लगता है आपको देना चाहिए, सो आपको देना चाहिए, ओके। So that's it for today. Thanks for watching CA Wisdom channel.